अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का 8 पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे और आपने रीड करे होंगे। अगर आपने अभी तक वो रीड नहीं किए हैं तो मैं इन शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देती हूँ। हमारा हीरो एक्टर है और हीरोइन काफ़ी इनोसेंट सी है और हीरोइन किडनैप हो जाती है। तो हीरो हीरोइन को कैसे बचाता है, उन लोगों की शादी किस सर्कमस्टेंसेज में होती है, इसके लिए ये जानने के लिए आपको पिछले पार्ट्स रीड करने पड़ेंगे। और थैंक्स मिशी फॉर मोटिवेटेड मी फॉर दिस नावल। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिला वजह के वहम मत पालो और प्लीज़ अभी कोई मामा डैडी ना बनना मेरे। ओके ओके, गुस्सा मत करें। अनिल ने हाथ खड़ा किए और गुस्सा ना करने का कहा था। वो थोड़ा भड़क ही तो गया था कि वो ज़्यादा ही बोलता नहीं था, लेकिन उसकी ये गोमगो कैफियत अजीब थी। अच्छा, वो फिल्म की तो शूटिंग लास्ट पर है, तो ब्रूस का ज्वेरिया से सामना कब करवाना है? कुछ मिनट की तौक़ुफ़ के बाद अनिल ने मौजू बदलते हुए अगला सवाल किया था। नहीं करवाना, सपाट लहजे में सामने निगाहें जमाए हुए जवाब दिया। वो ब्रूस और ज्वेरिया का सामना करवाना चाहता था, जहाँ ज्वेरिया उससे सामने बताती कि ब्रूस ही वो आदमी था जिसने उसे ज़बरदस्ती उस दिन कमरे में भेजा था। फिर रंगे हाथों वो ब्रूस का गिरेबान पकड़ लेता और ख़ुद पर की गई प्लानिंग का मुंह तोड़ जवाब देता, क्योंकि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद ही वो ये सब करना चाहता था और अब फिल्म अपने इख्तिताम पर थी। दरान के जवाब पर अनिल ने हैरत से उसके चेहरे को बगौर देखा था। मतलब पहले तो यही प्लान था ना तुम्हारा? कि हाँ, पहले था लेकिन अब नहीं। क्या ज़रूरत है ये सब करने की, उन लोगों को फिर से ज्वेरिया की याद दिलाने की? वो लोग पुरसुकून हो गए हैं तो बस ठीक है सब। तमानियत से सबब बताता वो अब ज्वेरिया को किसी तरह भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहता था। मोहब्बत भी अजीब मर्ज होता है। कल तक उसे ज्वेरिया एक मोहरा लगती थी जिस पर अगर उसने एहसान किया था तो वो भी उसके किसी काम आने वाली थी, लेकिन आज वो उसे किसी कीमती चीज़ की तरह सबकी नज़रों से बचाकर रखना चाहता था। उसके लिए वो हार्वी और ब्रूस के खिलाफ अपने अंदर जलती बदले की आग तक बुझा चुका था। दरान के जवाब पर अनिल ने शौकी निगाहों से उसके सरापाए का जायज़ा लिया था। ये भी ठीक है। गहरी सांस लेकर पुरसोच लहजे में उसकी बात की तायद की और फिर एक आईब्रो चढ़ाए उसकी तरफ देखा था। दरान संजीदगी से सभी रिकॉर्ड तोड़े ड्राइविंग में मगन था। उस दिन रिसेप्शन पर दारान की ज्वेरिया के लिए दिलचस्पी को तो उसने बहुत हल्का लिया था, लेकिन अब ये उसकी मजनू जैसी हालत, ज्वेरिया के लिए फ़िक्र उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अच्छा, फिर ये शादी कब ख़त्म करनी है? अनिल ने गला खंगारते हुए मायने खेज लहजे में सवाल किया। दरान की गड़बड़ाहट मनफी नहीं रही थी, लेकिन वो बहुत बड़ा अदाकार था। फ़ौरन ही अपनी हालत को संभाला। अनिल ने अपने सवाल की मज़ीद वजाहत पेश की। तुम उसे पब्लिक के सामने लाए ही नहीं, सबके सामने लाओ, खबरों में आओ, फिर उसे छोड़ना ड्रामा नहीं लगेगा? इस सब की भी ज़रूरत नहीं, अब इस सब की ज़रूरत नहीं है, निगाहें चुराते हुए जवाब दिया। अनिल ने बामुश्किल अपनी हंसी को लबों में दबाया था। मतलब तुम नहीं छोड़ रहे उसे? मैंने ऐसे कब कहा? बुरहान और सबरीना की शादी है नेक्स्ट वीक, उसके बाद ही सोचता हूँ कुछ। फ़ौरन माथे पर बल डाले जवाब दिया था। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, उसके बाद ही डिवोर्स पेपर तैयार करवाते हैं। गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज़ हुई थी। अनिल ने बेइख्तियार उमड़ आने वाली हंसी को छुपाने की खातिर चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। दारान मलिक उर्फ दारांग, बेशक तुम्हारा ये जिगरी तुम्हारी तरह सबकी सोच परखना नहीं जानता, लेकिन जाने मन जाने जिगर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये जानना अनिल यूसुफ के बाएं हाथ का खेल है। सड़क पर भागती दौड़ती ट्रैफिक पर निगाहें जमाए वो अपनी दिलफरेब मुस्कुराहट को गहरा कर गया। सिया गाड़ी सुस्त रवि से दारांग विला के खुले गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। गिरे रंग के बंद गले वाले स्वेटर में मलबूस वो गाड़ी के पिछली नशस्त पर विराजमान था। आज उसने दोपहर को ही ज़बरदस्ती शूटिंग का पैकअप करवा दिया था। अनिल को कुछ शॉपिंग करनी थी। उसे मार्केट छोड़ने के बाद वो सीधा घर गया था। वो मोबाइल पर निगाहें जमाए बैठा था जब ड्राइवर ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। मोबाइल स्क्रीन को बंद करते हुए जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, निगाहें सामने वाले लॉन में मौजूद ज्वेरिया और रोजीन पर पड़ी। कदम वहीं ठिठक कर रुके थे। मोहतरमा भूरे रंग के लंबे कोट में मलबूस, सर पर स्कार्फ ओढ़े, मज़े से स्विमिंग पूल के करीब लगी कुर्सी पर विराजमान रोजीन की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जहां दारान के चेहरे की सख्ती बढ़ी, वहीं पेशानी पर फिक्रमंदी के बल पड़े थे। फ्रेड ने अभी उसे कमरे से बाहर की दर्जा हरारत में निकलने से मना किया था। उसके दिमाग की झिल्ली अभी इतने ज़्यादा कम दर्जा हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दारान सख्ती से लब भींचे तेज कदम उठाता हुआ चंद सेकंड में ही उसके कुर्सी के पास उसके सर पर खड़ा था। वो आज यूं अचानक दारान के जल्दी आ जाने पर घबरा गई थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कमरे से बाहर क्यों निकली? गुस्से में भरा वो
वो एक ही सांस में ताबड़तोड़ सवाल कर गया था। पता है ना बाहर कितनी सर्दी है? वो ऊंची आवाज़ में डांटने लगा। जुएरिया ने कांप कर आंखें बंद की, लेकिन अगले ही लम्हे चेहरा पूरा एतमादी से ऊपर उठाया था। मुझे कमरे में घुटन हो रही थी और गर्म कोट पहना तो है। घुटन? माय फुट। वो अब गुस्से से रोजीन की तरफ पलटा था। रोजीन, आप क्यों लेकर आई हैं इसे बाहर, जब मैंने मना किया था आपको कि जितना भी कहे इनको बाहर नहीं लाना अभी? रोजीन ने घबरा कर सर नीचे झुकाया। इसका कोई कसूर नहीं है, इस पर गुस्सा मत करें, मैं खुद बाहर आई हूँ। इतना क्यों चीख कर तमाशा कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं होगा मुझे। जुएरिया ने रोजीन को शर्मिंदगी पर फौरन रोब से वजाहत दी थी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। दांत पीसे गुस्सैली निगाहें उस पर डाली जिसकी जान अब बहुत अजीज थी। और रोजीन, आप, जब तक फ्रेड परमिशन नहीं देता है ये कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। फौरन इसे कमरे में लेकर आएं। गुस्से में भारी होती आवाज़ में डांट कर कहा था और फिर कदम दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अच्छी दोस्त है, जैसे मैं और मेरी हर सांस नवाब की गुलाम हो। दरान की पुश्त को गुस्से में घूरती हुई वो रोजीन की तरफ पलटी थी। रोजीन, सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से। मैम कोई बात नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई सर को यूं किसी एक रिश्ते के लिए फिक्रमंद होता देखकर। दरअसल वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रोजीन ने मुबहिम से मुस्कुराहट लबों पर सजाई। नाक फैलाए हुए ऐसे से हुंकार भरा था। चले अंदर चलते हैं, रोजीन ने हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा था। जब वो कमरे में पहुंची दरान वॉशरूम में था। शायद गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखती, पैर पटकती बेड पर आई और बैठ गई। यहाँ के डॉक्टर भी अजीब थे। 2 हफ्ते होने को आए थे और अब तक इतनी एहतियात। वो तंग आ गई थी। गुस्से से उसके हसीन पिंजरे पर निगाहें घुमाई जहां वो कैद होकर रह गई थी। अचानक से नाक में खराश का एहसास हुआ और फिर आंखों में पानी इकट्ठा होने लगा। उसे चीख आ रही थी। जैसे ही दरान वॉशरूम से बाहर निकला पूरा मुंह खोले हुए थी। आछी। जुएरिया की ये चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। दरान ड्रेसिंग रूम से नाइट ट्राउजर शर्ट जेबतन किए हुए अब सोफे की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी चीख की आवाज़ पर ठिठक कर रुका था। मोहतरमा को एक चीख नहीं आया, एक साथ चीखें आ रही थी। वो अब दोनों हाथों में चेहरा ढांपे चीख रही थी। फिर बेहाल सी बैठ के अतराफ में लगे मेज पर से टिश्यू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो निगाहें सामने गुस्से से घूरते दरान पर पड़ी। जुएरिया ने फौरन ही खचल होकर निगाहें चुराई। वो गुस्सैली मगर फिक्रमंद निगाहों से उसको घूर रहा था। जुएरिया ने जबरदस्ती चीखों का गला घोटा। इस अमल से आंखों में पानी जमा होने लगा था। चीखों से जान छूटते ही थी कि नाक से पानी बहना जैसा एहसास होने लगा। उसने फौरन टिश्यू को नाक के आगे रखा। कुछ देर उसको यूं ही घूरने के बाद वो इंटरकॉम की तरफ बढ़ा। इंटरकॉम उठाया, कान से लगाया, जबकि एक हाथ कमर पर धरा था। दिल तो चाह रहा था जुएरिया की इस लापरवाही पर झाड़ कर रख दे उसे। रोजीन के इंटरकॉम उठाने का इंतजार करता वो लब भीजे जब्त की कैफियत में खड़ा था। वो कनखियों से बार बार उसकी तरफ देखती, न खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। किताब उठाकर जल्दी से खोली, गोद में रखी और सर पर उस पर झुका दिया। ओ मेरे अल्लाह, दरान की बात सच हो गई। आज ही तो निकली थी मैं और आज ही इसको जल्द आना था। दरान के जल्द आने से उसे यूं पकड़ लेने पर गुस्सा आ रहा था। रोजीन, 2 ब्लैक कॉफ़ी भेजो मेरे कमरे में अभी। दरान इंटरकॉम की दूसरी तरफ रोजीन को कॉफ़ी का हुक्म सादर कर रहा था। इंटरकॉम को वापस रखने के बाद वो टीवी ऑन करता हुआ सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर ताहुनूस सख्ती कायम थी। जुएरिया अब खामोशी से बार बार टिश्यू से नाक को रगड़ रही थी। दिमाग के झिल्ली का इन्फेक्शन अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लॉन में दारान का गुस्सा वजह था। अगर गर्म कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था, उसे गर्म कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर दारान ने गर्दन मोड़ी। कम इन। रोजीन दरवाज़ा खोलकर ट्रॉली घसीटती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। ट्रॉली पर कॉफ़ी का मग और कुछ खाने के लवाजमात रखे हुए थे। वो कमरे के वस्त में ट्रॉली छोड़कर हाथ बांधे बाहर चली गई। दरान ने ट्रॉली पर से कॉफ़ी का एक मग उठाया और नंगे पांव चलता हुआ बैठ के करीब आकर मग जुएरिया की तरफ बढ़ाया था। वो सर नीचे किए मुसलसल नाक को टिश्यू रखे आहिस्तेगी से साफ कर रही थी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। चेहरा झुकाए घुटी आवाज़ में इनकार किया। ज़रूरी नहीं है हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर हो वो हमें अच्छी भी लगे। रोब से कहता वो अब भी मग उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। मैंने कभी नहीं पी, मुझे चाय, तुम्हारी जो हालत हो रही है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। चाय फिर कभी पी लेना, वो तो वैसे भी तुम्हें अपने हाथ की ही बनी पसंद है। ये इतना बोलने क्यों लगा है? जुएरिया ने बिना चेहरा ऊपर उठाए हुए सरहद से हाथ बढ़ाकर टिश्यू बॉक्स से अगला टिश्यू निकाला। दरान ने उसके झुके सर को घोर कर देखा, फिर मग मेज़ पर रखकर उस पर झुका था। मेरा ख्याल है मुझे मेडिसिन वाला ही तरीका। उसके स्कार्फ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जुएरिया ने बिदक कर सर ऊपर उठाया। पीछे हटें, पी रही हूँ मैं। तेजी से हाथ बढ़ाकर मेज से मग उठाया
और दोनों हाथों के दरमियान में जकड़ लिया। वो अब भी सर पर खड़ा था। शायद उसके घूंघट भरने का इंतजार था। अजीब इंसान है, अब क्या कॉफ़ी पिलाने के लिए भी हाथ बांध देगा। पेशानी पर नागवारी के बल डाले, मग के किनारे को लबों से लगाए एक घूंट भरा था। कॉफ़ी सही ब्लैक और कड़वी थी, हलक तक कड़वा हुआ था। बेतहाशा बुरी शक्ल बनाई। उसने वाकई पहले कभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी थी। ज़िंदगी में पहले ही इतनी कड़वाहटें थी, इनमें एक इजाफा कॉफ़ी का कर लेती, हरगिज़ नहीं। दारान अब ट्रॉली पर अपना मग उठाए हुए सोफे की जानिब जा रहा था। वैसे एक दफ़ा सुनाना की ज़िद पर उसने कॉफ़ी चखी ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी कड़वी तो नहीं थी जितनी कड़वी ये थी। अगला घूंट भरकर दारान की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए कॉफ़ी पी रहा था। इसे तो मतली जैसा एहसास हो रहा है। वो कैसे आराम से घूंट पर घूंट ले रहा था। अब समझ आया, इसकी कड़वाहट में भी इसीलिए कमी नहीं आती। इतनी कड़वी कॉफ़ी जो पीता है। बदमज़ा सूरत बनाए हुए सोचा था। एक चोर नज़र दारान पर डाली और मग को मेज़ पर रखने के लिए बाजू लंबा किया था। कॉफ़ी का एक घूंट भी नहीं बचना चाहिए। दारान के बारोब आवाज़ गूंजी थी। उसका हाथ रुका और बेबसी से वापस कॉफ़ी को मग को मुँह लगाया। क्या मुसीबत थी? क्या वो किसी जेल में थी? नहीं, इसकी कैद में। लेकिन क्यों भाई, इसकी कैद में क्यों थी? वो खुद से ही सवाल करती उलझ कर रह गई थी। जल्दी से बाकी कॉफ़ी हलक में जहर मार कर उंडेली और मुंह बसोड़ते हुए मग वापस मेज़ पर रखा था। दारान के पलट कर देखने पर नखों से नाक भींचे मग उठाकर उल्टा किया। उसका अंदाज़ा ऐसा था कि वो बेसाख्ता ही हंस दिया। नहीं, वो हंसता है। इनफैक्ट उसकी हंसी बहुत खूबसूरत है। अनिल की बाज़गश जहन में गूंज गई और दारान की हंसी देखकर धड़कते दिल ने अनिल की बात की तस्दीक की थी। वो बिना आवाज़ मगर मुकम्मल हंसा था। बिलाशुबा उसकी तरह उसकी हंसी भी मुकम्मल हुस्न रखती थी। दिल जो उसकी हंसी को अपना सारा गुस्सा त्याग देने को तैयार बैठा था। बड़ी मुश्किल से उस पर काबू करती हुई वो नज़रें किताब पर झुका गई। कुछ देर दारान की निगाहें खुद पर महसूस हुई, लेकिन फिर वो टीवी की तरफ मुतवज्जह हो चुका था। कराची की शफाफ सुबह इस पोश इलाके में बने घरों को रोशन किए हुई थी। तारकोल में लिपटी हुई कुशादा सड़क पर बनी ये खूबसूरत बंगलों की कतार में एक बंगले में बरकी कुमकुम की लटकती लड़ियाँ सुबह की रोशनी में मध्यम होकर जल रही थीं। असफन मलिक और रूबी की अमेरिका शिफ्ट हो जाने के बाद और दारान की बढ़ती दौलत की रेलपेल ने मलिक हाउस की बाकी मकीनों की ज़िंदगियाँ भी बदल कर रख दी थीं। कहाँ वो मतवसत तबके के रिहायशी इलाके में बिना बोसीदा दीवारों वाले मलिक हाउस, और कहाँ अब ये पोश इलाके में बना शानदार चमचमाता बंगला जिसमें फ़ायका और सोनिया राहिब के साथ रहती थीं। उसी बंगले के ऊपर मंजिल के इस खूबसूरत कमरे में इस वक्त वो जदीद तर्ज के सिंगार मेज़ के आगे खड़ी अपने कमर तक आते भूरे सुनहरी बालों को समेट रही थी। मेहंदी रंगे हाथ जोड़े से उलझ रहे थे। अनाबी रंग का रेशमी जोड़ा उसके खूबसूरत वजूद पर दमक रहा था। गुजरते सालों ने सबरीना के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने निगाहें शीशे के अक्स में डाली। बुरहान टॉवल से गीले बाल रगड़ता बाहर आ रहा था। शादी के बाद आज दूसरी सुबह थी जिसमें वो खुशबाश अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की डगर पर सरशार अब बुरहान को मोहब्बत से देख रही थी। अमेरिका से सिर्फ असफन मलिक और रूबी ही बुरहान के साथ पाकिस्तान आए थे। असफन मलिक का दारान से बात करना था कि उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उन्होंने सोचा था। दारान ने बुरहान को मार्लिन से शादी के बाद दारांग विला में रखने से इनकार कर दिया। दारान के इस हुक्म पर हार्वी और ब्रूस को अपना सारा मंसूबा तब्दील करना पड़ा और अब की बार सारी प्लानिंग करने वाला बुरहान खुद था। सिंगार मेज़ के सामने खड़ी सबरीना ही अब वो चौथा नफूस थी जिसे वो अपने सारे मंसूबों में शामिल करने वाले थे। बुरहान ने टॉवल को गले में डाला और मुस्कुराते हुए कदम सिंगार मेज़ की तरफ बढ़ा दिए। दारान के ठुकरा देने के बाद उसे मोहब्बत से समेट लेने वाला बुरहान ही था। 7 सालों में जहां वो बुरहान की मोहब्बत के साथ अपने दिल को बांध चुकी थी, वहां दारान के लिए नफरत को भी बढ़ा चुकी थी। बुरहान ने मोहब्बत से उसे दोनों कंधों से थाम कर करीब किया। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, संजीदगी से कहता हुआ। आज दूसरे दिन वो सबरीना को सारी हकीकत से आगाह करना चाहता था। वो सिंगार मेज़ से कमर टिकाए हुए उसकी तरफ देख रही थी। करो। बुरहान को यूं संजीदा देखकर आंखों में मोहब्बत की जगह तजस्सुस ने ली थी। तुमने पूछा नहीं, यूं अचानक तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले ही शादी क्यों कर ली मैंने? वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। सबरीना के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। 2 दिन से चहकते बुरहान को आज यूं संजीदा देखकर वो उलझ गई थी। करनी तो थी ही, बस ये मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर मुझे दुख हुआ, मगर मामा भी यही चाहती थी और खाला भी, तो बस फिर राज़ी हो गई। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आहिस्तगी से जवाब देते हुए उसने उलझकर बुरहान के पुरतजस्सुस अंदाज पर सवाल दागा था। वो यूं पुरसरायत क्यों जाहिर कर रहा था?
लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैंने ये शादी जल्द किस मकसद के तहत की है। बुरहान ने लब भींचे लफ्ज़ों पर जोर देते हुए तमीद बांधी थी। कैसा मकसद? ना समझी जाहिर करते हुए सर को जनबश दी थी। बुरहान ने आहिस्ते से उसके कंधों पर से हाथ हटाए और उसे दाएं हाथ को अपने दोनों हथेलियों पर गिरफ्त में लिया था। तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी निस्बत दारान से तय हुई थी तो खामोशी से पीछे हट गया था। जानती हूँ, बता चुके हैं आप ये सब पहले भी, लेकिन अब ये सब बातें करने का फ़ायदा? हमारी शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हमें भी खुश रहना है। सबरीना ने उलझकर पेशानी पर पड़े शिकन मज़ीद गहरे किए थे। बुरहान ने उस पर पुरस्रार से अंदाज में दिल वसू के बुनने लगा था। हाँ, खुश तो रहना है और मैं तुम्हारे ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा, लेकिन क्या तुम दरान की दी हुई सारी तकलीफ़ें भुला चुकी हो? बुरहान ने भवें इकट्ठी किए अजीब सा सवाल किया था तो उसने उलझी निगाहों से साथ हैरत जाहिर करते हुए उसकी जानिब देखा। देखो ना, मैं तो कुछ नहीं भूला। मेरी ये चोट का निशान, मेरी बचपन की वो बेबसी जब वो बात बात पर मुझे पकड़कर मारता था, और सबसे बढ़कर मेरे बाबा की मोहब्बत जो उसने छीन ली। वो अपनी पेशानी पर कट के निशान पर हाथ रखते हुए नफरत आमीज लहजे में दरान का एक के बाद दूसरा जुल्म गिनवा रहा था। इसी तरह तुम्हें जो तकलीफ दी है, पूरे ख़ानदान में तुम्हें रुस्वा होता छोड़कर खुद भाग गया था। वो सेकंड खड़ी थी, वो नासमझी से अपनी तरफ देखती सबरीना को आंखों में देखते हुए दरान के लिए दिल में मौजूद सारी भड़ास निकाल रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था वो उसके ज़ख्मों को भी कुरेद रहा है। 2 साल बाद वापस आया तो दादी को मार दिया। इस्मत फुप्पो अभी तक अपने भाई से मिलने को तरसती हैं। बोलो, क्या तुम सब भूल गई हो? वो खामोश खड़ी थी। बुरहान का ये अंदाज, उसके सवाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चंद सेकंड की खामोशी थी जिसे उसके सपाट लहजे ने ख़त्म किया। नहीं, कुछ भी नहीं भूली, लेकिन हनी, इन सब बातों का अब क्या फ़ायदा? वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। कोई बड़ा आदमी नहीं बना है, घटिया आदमी बन गया है। बुरहान ने बेदर्दी से दांत पीसे थे। तुम्हें पता है जिस लड़की की शादी की है उसने, वो किसी जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह की रकन थी। वहाँ से भगा कर ले आया है और अब छुपा कर कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। क्या? तुम्हें कैसे पता इस सब का? इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर सबरीना को पूरी आंखें और मुंह एक साथ खुल गया था। वो फटी फटी आंखों से बुरहान की तरफ बेयकीनी से देख रही थी। उसने जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये सब घुल मिल गए हैं, उसके प्रोड्यूसर ने बताया है मुझे। बेचारा इस प्रोस्टिट्यूट ग्रोह के हाथों फंसा हुआ है। वो इसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो दरान के साथ भागी हुई लड़की को वापस लेना चाहते हैं, जिसे दरान अपनी बीवी बनाकर घर में बैठा रखा है। बुरहान एक के बाद एक दूसरा बम फोड़ रहा था और सबरीना बिना पलके झपकाए सुन रही थी। फटी फटी आंखों से उसने थोक निकला, बात तो बहुत हैरत की है, लेकिन हनी, इस सब का हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? ये तो उनका आपसी मामला है ना। सबरीना अब दरान के इस फेल की हैरत से बाहर आकर तफ्तीशी निगाहों से बुरहान को घूर रही थी। बुरहान ने गहरी सांस ली थी। यही तो जान मेरी ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और वो ये है कि मैं इस फिल्म प्रोड्यूसर की इस काम में मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदद हो जाएगी और दारान से बदला भी ले लिया जाएगा, और इस सब में तुम मेरा साथ दोगी। बुरहान की बात पर वो जो उलझी खड़ी थी, घबरा कर उसकी तरफ देखा था। बुरहान ने फ़ौरन तसल्ली के लिए हाथ थाना। परेशान न होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस किसी सूरत धोखे से इस लड़की को उनके हवाले करना होगा। देखो, उस लड़की की असली जगह वही है जहाँ से वो आई है। वो बड़ी चालाकी से उसे न सिर्फ अपने लाहिम अमल से आगाह कर रहा था, बल्कि कायल भी कर रहा था, जबकि सबरीना बेयकीनी और उलझन से उसकी तरफ देख रही थी। दोगी ना साथ? दरान से अपनी अजियतों का बदला लेने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। बोलो, दोगी साथ? उसकी खामोशी का दौरानिया बढ़ते देखकर बड़े मोहब्बत से फिर पूछा। वो लब कुचल रही थी। अजीब सी सिचुएशन थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स भला उससे क्यों झूठ बोलेगा। सबरीना ने आहिस्ते से सर इस बात में हिलाया तो वो ये एकदम से पुरजोश होकर उसके गले लगा गया। आई लव यू। मैं जानता था तुम मेरा साथ दोगी, बस इस बात को तुम मेरे और अपने दरमियान ही राज रखोगी। वो बाहों की गिरफ्त को मजबूत करता हुआ उसके कानों में सरगोशी कर रहा था, और वो वाकई अपनी पिछली अजियतों को दोहरा कर जख्मों को ताज़ा कर रही थी। सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस हशाश बशाश अनिल गाड़ी के स्टीयरिंग पर उंगलियां पटपटाकर टपटपाता बार बार बेकरी के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। बेकरी के इर्द गिर्द और सड़क पर सफ़ेद बर्फ रोई के गालों की तरह
गिर रही थी। जेसिका ने उस दिन के बाद आज से फ़ोन किया था, मिलने के लिए बुलाया था। वो इस और दारान तो अपनी तरफ से जेसिका वाले मामले को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन आज उसकी कॉल ने तजस्सुस में डाल दिया था। दारान से इजाज़त लेने के बाद वो मैंगुला बेकरी के सामने कार में बैठा पिछले 15 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहा था। 15 मिनट और 10 सेकंड के इंतज़ार के बाद वो बेकरी से बाहर निकलती हुई नजर आई। सिया लंबे कोट और घिरे गरम स्कार्फ को गर्दन के गिर्द लपेटते हुए सुनहरी बालों को कंधों पर बिखेरी वो अनिल को देखने के बाद अब कार की तरफ ही बढ़ रही थी। कार के पास आकर बड़े एतमाद से दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर अनिल के साथ विराजमान हुई थी। हेलो, अनिल ने बशाशत से दोस्ताना अंदाज में कहा था, जबकि वो अपने गालों के गिर्द स्कार्फ को उतार रही थी। गले के गिर्द स्कार्फ को उतार रही थी। उसके गाल और नाक ठंड से सुर्ख हो रहे थे। आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी ने दर्जा हरारत कम कर रखा था। बाहर की ठंड के बायस उसका मुंह से अब भी भाप निकल रही थी। हाय, कैसे हो हैंडसम? मुस्कुराहट दबाकर शरारत से जवाब दिया था। अनिल ने बरजासा जवाब पर ये एकदम से उसकी खुशगवारियत गुस्से में तब्दील हुई थी। खुशफहमी फहम की बात फहम वालों को समझ आती है मैडम। खैर, ब्रेकअप करने के बाद क्यों याद किया मुझे? अनिल ने बड़े अंदाज में पहलू बदल कर रुख उसकी तरफ मोड़ा था। वो जो हैंडसम पर तपी बैठी थी, ब्रेकअप के लफ्ज पर उसके गाल और फूल गए। निक के धोखे के बाद लड़कों के इस लब व लहजे पर उसे गुस्सा आने लगा था। शट अप, संजीदा नहीं होते क्या कभी तुम? होता हूँ, क्यों नहीं होता? तुम हाँ करके तो देखो। अनिल के संजीदगी से जवाब देने पर वो चिढ़कर दांत पीस गई। दारान के डाले पंगे में अब उसे मज़े आने लगा था। जेसिका चिढ़ती हुई अच्छी लगती थी। पागल मत करो मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ज़रूरी? वाओ, ओ खैर, ओ जीसस, कुछ उठाकर मार दूंगी तुम्हारे सर पे। मार तो पहले ही चुकी हूँ, जिंदा लाश हूँ बस। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस सिलसिले में? अनिल ने पूरी गुफ्तगू में पहली बार संजीदगी इख्तियार करते हुए आईब्रो चढ़ाए थे। दरअसल मैं 2 साल से एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई शख्स मदद कर रहा है। वो हर महीने बहुत सारे पैसे देता है मुझे। उसकी बात पर अंदर से सटपटाकर बामुश्किल अनिल ने अपनी हालत पर काबू पाया और चेहरे के रंग छुपाने के लिए बुलंद व बांग कहका लगाया था। हंस क्यों रहे हो? पागल हो तुम क्या? वो अनिल को यूं बिना ब्रेक के हंसता देखकर मजीद झुंझला गई थी। पागल तो तुम मुझे लग रही हो। पहली दफ़ा किसी को पैसे मिलने पर परेशान देखा है? दुनिया में लोग पैसा ना मिलने पर परेशान होते हैं। अपनी हंसी काबू पाता बा मुश्किल वो अपनी बात कह रहा था। जेसिका ने सुर्ख होते चेहरे के साथ दांत पीसे थे। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ अपना मजाक उड़ाने के लिए नहीं बुलवाया है। मुझे तुम एक ईमानदार और सुलझे हुए इंसान लगे। क्या वाकई? फिर से कहो, क्या लगा मैं तुम्हें? बच्चों की तरह पलकें फटफटाई। जेसिका ने बदमजा से सूरत बनाए खिड़की के बाहर देखा। अजीब चिपकू शख्स था, लेकिन ईमानदार और मुखलिस था। थूक निकल कर वो फिर से सीधी हुई। देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे इस शख्स को पकड़ना है। हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाए वो बड़े पुरअज़म अंदाज में अनिल से दारान को पकड़ने की बात कर रही थी। अरे भाई, क्यों पकड़ना है? बेचारा मदद ही तो कर रहा है। कंधे उचकाते हुए उसकी बात की तायद की थी। भला वो अब दारान को पकड़ने में उसकी क्या मदद करता? लेकिन क्यों कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए उसकी मदद। मैं परेशान हूँ उस बात को लेकर। आखिर कोई क्यों इस तरह मेरी मदद कर रहा है? मतलब 2 साल हो गए हैं, बिला जवाज़ कोई किसी और के इतने पैसे क्यों भेजता है? हाँ, वैसे सोचने वाली बात है। कोई बहुत ही शानदार शख्स लगता है। अनिल ने लबों को रश्क से बाहर निकालते हुए तारीफ की थी। शानदार है या पागल है, जो भी है, जैसा भी है, मुझे उसे पकड़ना है और तुम्हें मेरी मदद करना होगा। बड़े वसूख से कहती हुई अनिल की आंखों में देख रही थी, जो बहुत बुरा फंसा था। बेचारगी की आखिरी इंतहा सर इस बात में हिला दिया। वो खामोशी से मुस्कुराई थी। थैंक यू सो मच। अनिल ने ज़बरदस्त लबों पर मुस्कुराहट सजाए सर हिलाया। सारी शोखी हवा हुई थी। अब ये क्या गेम था? गुस्सा दारान पर आ रहा था। जेसिका उसे बड़े राजदाना अंदाज में सारा कुछ बता रही थी कि कैसे उसे बेकरी में हर महीने पैकेट वसूल होते थे और वो सब कुछ जानते पूछते हुए भी अनजान बनकर सर हिला रहा था। बेवरली हिल्स में चंद दिन के मुसलसल बर्फबारी के बाद आज सूरज ने हल्की सी झलक दिखाई थी। दारान विला के इस खूबसूरत कमरे में मौजूद शीशे की दीवार के पर्दे आज कितने दिन बाद हटे थे। जुएरिया की तबीयत अब बहुत बेहतर हो गई थी। फ्रेड ने दवा ना लेने की भी इजाज़त दे दी थी।
दोपहर के 2 बजे वो बेड की बाईं तरफ दीवार के करीब फर्श पर सफ़ेद मैक्सी और ग्रे स्कार्फ को सर पर ओढ़े जा नमाज पर बैठी थी। हाथ दुआ के लिए उठे थे, जिनको वो दुआ मांगने के बाद भी बिला जवाब जोड़े हुए थी। वजह दारान मलिक था, जिसका बिल्कुल बदला रवैया और आंखों से झलकती बेपनाह मोहब्बत ने उसे परेशान कर रखा था। कुछ दिन तो वो उसको अपना वहम समझती रही, लेकिन दारान ने उसे चुप चुप कर देखता था। फजर की नमाज के बाद जब वो उसे बेड पर लेटने का कहती तो वो बेड पर आकर सोता नहीं था, बल्कि उसे नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते देखता रहता था। जैसे ही जुएरिया मुतवज्जह होती वो आंखें बंद कर लेता। उसका जहन कभी किसी की आंखों को गलत पढ़ ही नहीं सकता था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मतलब दारान को उससे मोहब्बत हो गई थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। दिल जोर से धड़कने लगा था। वो बार बार अपने जहन को झुठला रही थी। हल्की सी दस्तक के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने हाथों को आहिस्ते से चेहरा फेरा और फिर सीधी हुई। सबरीना और रोजीन मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। रोजीन के बाजू पर बहुत से कपड़े थे जो हैंगर समेत लटक रहे थे। सबरीना गोल्डन जोड़े में निक्सक से तैयार हुई हुस्न के इंतहा को छू रही थी। सबरीना और बुरहान की शादी के बाद उन्हें अमेरिका वापस आए 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में सबरीना ने दारांग विला के माहौल को बदल कर रख दिया था। खामोश दारांग विला अब कहका होकर जलतरंग में गूंजने लगा था। बुरहान की हिदायतों पर अमल करते हुए सबरीना ने एक दिन में ही जुएरिया के साथ राह व रस्म इस कदर बढ़ा ली थी कि आज वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके कमरे में मौजूद थी। आज शाम को दारान ने इसके और बुरहान के लिए एक बहुत शानदार रिसेप्शन पार्टी का एहतमाम किया था और अभी दारान बाहर इसी पार्टी के इंतजामात देखने के लिए लॉन में मौजूद था। कैसी हैं भाभी? बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराती है वो बेड के पास जुएरिया के सामने खड़ी थी। वो बहुत अपनायत दिखा रही थी। उसे भाभी कहना, मोहब्बत जताना जुएरिया के लिए ये सब खुशगवार तब्दीली थी। उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। रूबी से झिझक के बाइस वो कमरे से बहुत कम निकलती थी, लेकिन इन 2 दिनों में सबरीना ने उसकी वो झिझक भी ख़त्म कर दी थी। ठीक हूँ, आओ, खड़ी क्यों हो? और ये सब? मोहब्बत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और नमाज सूरत बांधे स्कार्फ को चेहरे के गिर्द से उतारते हुए रोजीन के बाजू पर लटकाते जोड़ों की तरफ इशारा किया। ये कुछ फैंसी ड्रेसेस हैं, आपके लिए लाई हूँ। रोजीन के हाथ में पकड़े जोड़ों की तरफ इशारा करते हुए बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया था। परेशान न हो, वो दरअसल रात को रिसेप्शन पर थीम पाकिस्तानी ड्रेसेस का है, तो मुझे रोजीन से पता चला कि आपके पास तो कोई पाकिस्तानी ड्रेस ही नहीं है। जुएरिया के चेहरे की हिचकिचाहट पर उसने फ़ौरन वजाहत दी थी। उसकी चमकती आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी, गहराई थी। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत सी मैक्सीज हैं। वो दारान ने हिचकिचाते हुए वो अभी बात मुकम्मल कर नहीं पाई थी कि सबरीना ने मोहब्बत से बात काट दी। अरे भाभी, ये यहाँ की मैक्सीज में पाकिस्तानी फैंसी ड्रेसेस जैसी लुक कहाँ आती है भला? रोजीन को जोड़े बेड पर रख कर जाने का इशारा करती हुई जुएरिया की जानिब पलटी थी। आज शाम रिसेप्शन की थीम में तमाम इंडियन और पाकिस्तानी मेहमानों ने शलवार कमीज़ पहनने थे और ऐसे में जुएरिया के साथ एतमाद का रिश्ता बढ़ाने में उसे अच्छा मौका और कोई नहीं था। ये मेरे कुछ बिल्कुल नए ड्रेसेस हैं, आपको जो अच्छा लगे वो रख लें और शाम को वही पहनिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे आप। भारी भरकम नकुश नक्शा निगार से लैस दीदा से पांचों जोड़ों को वो अलग अलग कर रही थी। सुर्ख, जामनी, पीच, सब्ज और फिरोजी रंग के खूबसूरत जोड़े थे। सभी कैप्री और कमीज थे। जुएरिया तजबस का शिकार हुई। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दारान कमरे में दाखिल होते ही वहाँ के मंजर पर हैरत से आंखें सुकेड़े रुका था। वो आज अभी सोकर उठा था और ट्राउज़र शर्ट में ही लॉन में चला गया था। अरे आप ही बताएं ना भाभी, शाम को कौन सा ड्रेस पहने इसमें से? सबरीना ने चहकते हुए हैरान खड़े दारान की तरफ रुख फेरा था। वो अभी नासमझी से बेड पर बिखरे कपड़ों को देख ही रहा था। सबरीना की बात पर निगाहें जुएरिया की तरफ उठी। नमाज के बाद सफ़ेद फ्रॉक में उसका निखरा चेहरा दिल को ठंडक बख्श रहा था। वो परेशान सी सूरत बनाए खड़ी थी। मैं क्या बता सकता हूँ, जो भी इसे पसंद हो। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए आहिस्तेगी से जवाब दिया था। वो तो कंफ्यूज हैं तब से। अच्छा, ऐसा करते हैं भाभी, आपको इनमें से जो भी पहनना हो, अच्छा लगे वो रख लेना, ठीक है? आप हेल्प करिएगा। जुएरिया से बात करने के बाद वो दारान की तरफ पलटी थी। दारान ने सर को दाएं बाएं इस बात में हिलाया था। अच्छा भाभी, फिर मैं चलती हूँ, शाम को मुलाकात होती है। सबरीना
पर पुरजोश सी जुएरिया को गले लगाकर पलटी थी और कमरे से बाहर निकल गई। वो अब मस्तरिब सी बेड पर रखे जोड़ों को देख रही थी। दरान ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले सोफे की तरफ बढ़ा था। वो बज़ाहिर सोफे पर बैठ गया था, लेकिन भवें उठाए बार बार चोर निगाहों से उसकी जायजा ले रहा था, जो बस कपड़ों को जांचती निगाहों से देख रही थी। वो शायद फैसला करने में उलझी हुई थी। निचले लब को दांतों में दबाए वो फैसला ना करते हुए उसे दिलचस्प लग रही थी। दरान ने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोका था। एक झटके से अपनी जगह से उठा और बेड के पास आया था, झुका और जामनी जोड़े को उठाकर उसके पास किया। ये अच्छा लगेगा। वो जो हर सर झुकाए हुए फैसला करने में उलझी हुई थी, चौंक कर सर ऊपर उठाया था। दरान जामनी जोड़े को उसके गले पर चांदी के रंग के नगीने बड़ी नफासत से गोलाई में जड़े हुए थे। हैंगर थामे खड़ा था। वो ये सब बिला तामील बिना सोचे समझे कर गया था। शायद जुवेरिया की उलझन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दरान की आंखों में मौजूद शौकी और ये बेतकल्लुफ़ी। वो यकटक उस पर निगाहें जमाई हुई थी और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। जहन था कि ये सब कबूल करने को कतई तैयार नहीं था। दिल जहाँ दरान की ननायतों, मोहब्बतों, निगाहों की नरमाहटों और नवाजिशों पर दबी मोहब्बतों की हवा देने लगा था, वहाँ जहन किसी सूरत उसकी अनहोनी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। शायद दरान सिर्फ तरस खा रहा हो, शायद वो सिर्फ पछता रहा हो अपने जुल्म पर, शायद उसे मुझसे मौत के मुंह में देख कर धकेल देने का गिल्ट हो। जब जब दिल उसकी आंखों को पढ़कर मोहब्बत की तस्दीक करता, तब तब जहन ये सारे वसवसे दोहराने लगता था। दरान उसके चेहरे पर उठने वाली आंखों की शफाफ सफ़ेद पुतलियों को देखकर मुस्कुराया था। ये अच्छा लगेगा तुम पर। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या कर रहा हूँ? तुमसे ड्रेस चूज नहीं हो रही थी, मैंने हेल्प ही कर दी है। मैं हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ। फिर क्या बात कर रही हो? आप मुझे परेशान कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। ठोस लहजे मतलब ये। आंखें फैलाए हुए हैरत जाहिर की। उसे दरान पर गुस्सा आ रहा था। उसे क्या नहीं पता था कि वो क्या कह रही है, क्या कर रहा है। इतने दिन से उसका बदला रवैया, मोहब्बत से देखना, फिक्र करना, हर बात पर मुस्कुरा देना, बात करने के बहाने तलाश करना। वो तिलमिलाकर बेड से उतरी और गुस्से में लब भीजे दरान के सामने तनकर खड़ी हुई थी। आपकी ये सारी इनायतें, फिक्रमंदी और मुझे यूं हर वक्त देखना, साबित क्या करना चाहते हैं आप? पट पड़ी थी वो, जो बिला वजह ही कांपने लगा। दरान ने पेशानी पर पड़े शिकन एकदम ख़त्म किए। आह! तो उसकी मोहब्बत की तपिश उससे मनफी नहीं रह सकी थी। दिल ज़ोर से धड़का था। ख्याल कर रहा था तुम्हारा, तुम बीमार थी। उफ उफ! दिल पर घूंसा लगा। तकलीफ़ शदीद थी। शायद जहन ने लगाया था और अब जहन हाथ ताने दिल पर कह लगा रहा था। बीमार थी दरान मलिक, अब नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अब। मुझ पर तरस खाने की, बिला वजह मेरा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। घुटी सी आवाज़ में मसनूई गुस्सा दिखाया, जबकि आंखों में जलन होने लगी थी। दिल बिल तकलीफ से फटने को था। जहन ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा था। आप मुझे आज़ाद कब कर रहे हैं? बिना मकसद कब तक इस कैद में रहना होगा मुझे यहाँ? बहुत जल्द। नखूद से नाक पीछे आंसू का गला घुटती आवाज़ से दरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। मतलब वो उसकी मोहब्बत नहीं करती थी, उसे मेरे साथ रहना कैद लग रहा था। बहुत जल्द कब? आमने सामने खड़े हुए दोनों दिलों में एक जैसी टीसें उठी थीं। दिल के पंप करने की रफ्तार के साथ ही तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ये चुभन मीठी नहीं थी, बहुत दर्दनाक थी। जुएरिया ने जब्त से थूक निकला और हिम्मत से चेहरा ऊपर उठाया था। बहुत जल्द कब? सख्ती से लब भींचे और अपनी आज़ादी का वक्त पूछ रही थी। आज रात पार्टी में। दिल धड़कना भूल गया था। आह! सारा भरम पल भर में ढेर हुआ। टीसे दोनों दिलों में एक साथ ही उठकर आंखें अब धुआं ये एक दूसरे को देख रही थी। आज रात पार्टी में सबके सामने झगड़ा करेंगे हम। दरान ने बिला जवाज़ ही नाक भींची और शीशे की दीवार पर निगाहें जमाई थीं। किस बात पर? बात तो कोई भी नहीं होगी। बिला वजह झगड़ा करेंगे, बस लोगों को दिखाना है कि हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। एक निगाह उसके सरापे पर डाली, बस फिर उसके बाद डिवोर्स पेपर तो अनिल रेडी करवा ही चुका है। मुश्किल झूठ बोला था। जुएरिया को सांस कहीं हलक में अटकने जैसा एहसास हुआ था। एक दिन तो अलग होना ही था, फिर इतना दर्द क्यों? कितना समझा रही थी खुद को, पर अब दिल चाह रहा है फूट फूट कर रोए। सामने खड़े शख्स के सीने से जा लगे और कहे, देखो मुझे खुद से अलग ना करो, यहीं कहीं किसी कोने में रख दो, ना बात करो ना कोई और इनायत, बस खुद से अलग मत करो। मैं ता हयात यहाँ तुम्हारे आसपास रहूँगी, एक बेजान वजूद की तरह, एक बेज़रार एहसास की तरह। बस मुझे अपना नाम दे दो दारान, प्लीज़ मुझे अपने निकाह में रहने दो। आपका वो मकसद, आप उस प्रोड्यूसर से मिलवाना चाहते थे मुझे, उससे बतला। बहुत दूर से आती आवाज़ थी जिसमें दिल बामुश्किल उठती अनगिनत इल्तिजाएं दबा रहा था। किसी से बदला नहीं लेना है मुझे।
दरान ने सपाट लहजे में तेजी से जवाब दिया और फिर सराअत से कदम कमरे की बैरूनी दरवाजे के बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। तेज तेज लॉन की तरफ बढ़ते कदम दिल की घुटन बढ़ाए जा रहे थे। सब तय था कि एक दिन अलग होना है। फिर ये दिल बढ़ती तकलीफ, ये सांस लेने में दुश्वारी। जब तक वो लॉन में पहुंचा, कनपट्टी की रगें शिद्दत गम से उभरी थीं। उजाला दे चिराग रह गुजारा आसान नहीं होता, हमेशा हो सितारा हम सफ़र आसान नहीं होता। जो आँख की ओट है चेहरे उसी को देखकर जीना। ये सोचा था कि आसा है मगर आसा नहीं होता। बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे हैं टूट चुके, शहर की राह तकना शहर आसा नहीं होता। अंधेरी कासनी रातें यहीं से होके गुजरेंगी, जला रखना कोई दाग जिगर आसान नहीं होता। किसी दर्द आशना लम्हे की नक्श पा सजा लेना, अकेले घर को कहना अपना घर आसान नहीं होता। जो टपके का साए दिल में तो इल्म है बदल जाए, वो एक आंसू मगर ए चशम तर आसान नहीं होता। गुमा तो किया यकीन भी वो ससोसो की जद में होता है, समझना संग दर्द को संग दर आसान नहीं होता। ना बहलावा ना समझौता, जुदाई सी जुदाई है अदा, सोचो तो खुशबू का सफ़र आसान नहीं होता। अनिल लॉन में खड़ा फूलों की सजावट करवाता हुआ मुलाजिमों को हिदायत दे रहा था। अचानक ही दरान पर निगाहें पड़ी। वो सिगरेट जलाता हुआ आ रहा था। मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। दरान देखो अब कैसा लग रहा है सब। जैसिका बता रही थी कि केक में 3 रंग इस्तेमाल हुए हैं। इसके मुताबिक मैंने एक फूल का और इजाफा किया है। पुरजोश लहजे में वो उसे सजावट और केक का बता रहा था। लंबे लंबे ढक भरता हुआ उस तक पहुंचा। दरान की कोई जवाब ना देने पर धुआं धुआं होते चेहरे को देखा। महसूस करते हुए वो मुस्कुराहट को संजीदगी में बदलते हुए उसके और करीब हुआ था। क्या हुआ, खैरियत है, परेशान क्यों लग रहे हो? वो आज रात मैं और जुवेरिया ये सबके सामने झगड़ा करेंगे। तुम सिचुएशन संभाल लेना सारी। बामुश्किल बात मुकम्मल की। मतलब मैं समझा नहीं, क्यों झगड़ा करोगे तुम दोनों? बस उसे मेरी कैद से आज़ाद करने का वक्त आ गया है। सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाता हुआ धुएं के मरगोले के पिछते दरान की नम होती आंखें अनिल की जांचती निगाहों से किसी सूरत मनफी नहीं रही थी। आह जुवेरिया, तुम चाहती थी कि वो रोए बेचारा। उसे रोना चाहिए। जुवेरिया के ये कहे अल्फाज अनिल के जहन में गूंजे। वो अपने सामने खड़े दरान की आंखों में ज़िंदगी में पहली बार नमी का एहसास देख रहा था। तड़प कर उसके करीब हुआ। दरान, कम से कम यहाँ इस रिश्ते में तो खुद को तकलीफ मत दे यार। अनिल की बात पर वो जो आधी सिगरेट को ज़मीन पर फेंक कर उसके पाँव से मसल रहा था मज़ीद सर झुका गया। उठाता भी कैसे? अनिल आंसू से भरी आंखें देख लेता। दरान सुन रहा है, ऊपर देख यार। वो कंधे झंझोड़ता रहा था। अरे यार मत कर इतना जुल्म खुद पर। क्यों कर रहा है ऐसा? क्या बकवास करते जा रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? कौन सा जुल्म? गुस्से से सुर्ख होता चेहरा झटके से ऊपर उठाया। आंखें मुतरतम थीं, लब सख्ती से भिजे हुए थे। ओप्स यार, इतनी सख्ती मत करो, बता दो भाई। मोहब्बत करने लगे हो जुवेरिया से और थप्पड़ मारूंगा अगर अब की बार ये कहा कि नहीं करते हो। अनिल बन चुका था। वो जौहर दफ़ा उसकी मोहब्बत में बन जाता था। उसका हर रिश्ता। दरान ने चंद सेकंड अनिल की नम होती हुई आंखें देखीं, फिर सराहत से रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। चंद सेकंड की खामोशी थी। उसको देखकर दिल को सुकून मिलने लगा है। कहीं भी हूँ उसका ख्याल आता है बार बार। वो हर वक्त हवासों पर जहन पर सवार रहती है। पास आती है तो पूरे वजूद में अजीब सी मीठी सनसनी दौड़ने लगती है और छूने को पास जाने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगती है। वो खोए लहजे में मुतवत्तर बोल रहा था और अनिल उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरा दिल शिद्दत से ये ख्वाहिश करने लगा है कि वो मेरे पास रहे हमेशा, मुझसे मोहब्बत करे, बातें करे, मुस्कुराए, हुक्म चलाए, मोहब्बत जताए, ख्याल रखे। अगर इस सब एहसास को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो हर बार की तरह अपने दिल की हर बात उसके सामने खोल कर रख चुका था। तो फिर उसे क्यों छोड़ रहे हो? अनिल ने बाजू पकड़कर दरान का रुख ज़बरदस्ती अपनी तरफ मोड़ा था। सिर्फ मेरी मोहब्बत करने से क्या होगा? इस्तज़ाइया फीकी सी मुस्कुराहट थी। ओप्स, मतलब ये कि वो मेरी कैद की रिहाई चाहती है। फीकी सी मुस्कुराहट और गहरी कि जिसके पीछे दर्द छिपा था। अनिल अब की बार कुछ नहीं बोल पाया था। उसके चेहरे और आंखों से झलकती उसके दिल की तकलीफ उसकी मोहब्बत और जुवेरिया की बेइतनाई की गवाह थी। कल वकील को डिवोर्स पेपर के लिए कह देना, बस चंद दिन और, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता।
आहिस्तगी से कहा और कदम पोर्च की तरफ बढ़ा दिए। सूरज मुकम्मल डूब चुका था और दरांग विला की लॉन में जगमगाती रोशनियां सजावट के हुस्न को और दुबाला कर रही थीं। सफ़ेद, हल्के जर्द और हल्के गुलाबी रंग के फूलों से नफीस सजावट आंखों को खैर कर देने की हद तक हसीन लग रही थी। कमरे में छाई खामोशी उसके वजूद में छाई खामोशी से कम थी। ड्रेसिंग रूम के बाईं जानिब पूरी दीवार में नस्ब आईने के सामने जामनी जोड़े में मलबूस वो किसी मुजस्सिम की तरह ही बैठी थी। बिल्कुल पास खड़ी मेकअप आर्टिस्ट रात की तकरीब के लिए उसके चेहरे पर सिंगार करने में मसरूफ़ थी। आप मुझे आज़ाद कब कर रहे हैं? बिना मकसद कब तक कैद में रहना होगा मुझे यहाँ? बहुत जल्द। दिल में एक दर्द की लहर उठी, फिर से उठी थी। आंखों में नमी का एहसास होने लगा था। इससे पहले कि आंसू छलक जाता, वो सराज से लड़की का हाथ पीछे करते हुए सीधी हुई थी। 1 मिनट मैम, सब ठीक है? जी जी, अगर आप कुछ देर रेस्ट चाह रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, वो मुलायम लहजे में कहती हुई पीछे हुई। जुवेरिया का यूं बार बार नम होती आंखों को पोंछना और उतरा चेहरा उससे मनफी नहीं था। नहीं, मैं ठीक हूँ, पार्टी शुरू होने वाली है, फिर देर हो जाएगी, प्लीज़ आप करें अपना काम। ओके मैम। वो सरासमगी में सर हिलाते हुए फिर से जुवेरिया के चेहरे पर झुक गई थी। क्यों दिल इतना कमज़ोर हो रहा है? मुझे कमज़ोर नहीं होना अल्लाह, ए मेरे खुदा, मुझे मजबूत कर दे। मैं उस दिल के हाथों मजबूर होकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। एक दफ़ा बात तो कर ले इससे, क्या पता वो तलाक ना दे। दिल की बाज़गश्त ने कानों तक सफ़र किया तो जहन फ़ौरन ही चौंक चुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो सोचेगा नहीं कि मैं क्यों नहीं ले रही तलाक? जहन ने फ़ौरन दिल को सरजनिश किया था। मुझे दिल कड़ा करना है। क्या हुआ वो नहीं? क्या हुआ उसका नाम नहीं? क्या हुआ उसका नाम नहीं? दिल ने सिर्फ उससे मोहब्बत की है और उसी से करता रहेगा। मैं कभी शादी नहीं करूँगी। आंखें फिर से डुबडुबा गई थीं, लेकिन दिल ने फैसला कर लिया था। अब की बार उसने आंसू अंदर उंडेल दिए थे। लाहौर स्टेशन की पटरी पर चलने को तैयार खड़ी इस ट्रेन सीटी बजा रही थी, जिसकी आवाज़ गिर्द नोआ के इलाकों में गूंज रही थी। उन्हें तंग गलियों में मौजूद अहमद बेग का ये छोटा सा घर में इस वक्त शाम के चाय का वक्त था। बरामदे का पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। पंखे के बिल्कुल नीचे रखी कुर्सी पर दारान सर झुकाए किताब में मुतालने में मगन था। वो सीधा सी सफ़ेद ड्रेस, शर्ट के नीचे जीन्स पहने, आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़े वो किताब को पढ़ने में महू था और किचन में बर्तनों के बजने की आवाज़ें अहमद साहब के किचन में मौजूदगी का अंदेशा ही थी। लाहौर आए 1 साल 6 माह हो चुके थे। इस सारे अरसे में वो ना सिर्फ कुरान हिफ्ज़ कर चुका था बल्कि तजवीद और तिलावत भी सीख चुका था। स्टेशन के करीब एक जिम में नौकरी मिल गई थी और अहमद साहब के घर में एक कमरा और 3 वक्त का खाना, बस यही अब उसका मरकज़ था। वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं। अहमद साहब की आवाज़ पर उसने सर ऊपर उठाया। वो हाथ में अखबार और चाय के ट्रे थामे खड़े थे। जानता हूँ। क्या रिश्ता है उनसे? लालच का। चाय का कप थामे करवाहट भरे लहजे में जवाब दिया। लालच के साथ खून का भी तो होगा। वो धीमे से मुस्कुराए थे। नहीं पता, दारान ने बेजारी से जवाब दिया। नाक नफरत से चढ़ाए किताब को बंद किया था। देखो, अगर ये सोच रखते हो कि बिना किसी रिश्ते नाते के सारी उम्र गुजार लोगे तो हाँ, सही सोच है, गुजार लोगे, लेकिन याद रखना, ज़िंदगी गुजारने में और जीने में बहुत फ़र्क है। बरखुरदार। अहमद साहब की आवाज़ पर दरान ने झुका हुआ सर आहिस्तगी से उठाया और उनके चेहरे की तरफ देखा था। वो चाय का घूंट भर रहे थे। लबों के से कप हटाकर दरान के चेहरे की तरफ देखा। ज़िंदगी फ़कत गुजारने वाले लोग अल्लाह की इस नेमत से नाशुक्री करते हैं जो हमें सिर्फ एक बार मिलती है। वो उंगली खड़ी करते हुए वसूख से बोले थे। दरान ने नज़र झुकाई और कप लबों से लगा लिया था। ज़िंदगी जी जाने का नाम है और ज़िंदगी जीने के लिए हमें रिश्तों का साथ लेकर चलना होता है। खूनी, रूह, दिल और एहसास के रिश्ते। वो दरान की आंखों में झांक रहे थे जो हमेशा की तरह बस सिर्फ उनके सुनने में ही मसरूफ़ था। खूनी रिश्ते तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई और तुम्हारी औलाद। एहसास के रिश्ते तुम्हारे अहबाब और दिल और रूह का रिश्ता तुम्हारी बीवियाँ। ये सब रिश्ते ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। इनसे अलग होकर ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है। वो लब भीजे मुस्कुराए। दारान ने पुरसोच निगाहें उन पर डाली थीं। अगर उनमें से एक भी रिश्ता तुम्हारे पास है तो लौट जाओ। तुम ज़िंदगी को फ़कत गुजार कर ज़ाया कर रहे हो। जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर एहसास होगा कि मैंने ज़िंदगी सिर्फ गुजार कर कितनी बड़ी गलती की है। लौट जाओ बेटा, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अहमद साहब की आवाज़ कानों पर पड़ी। वो उसे जाने के लिए कह रहे थे। वो सर झुकाए बैठा था। सिया आसमान पर चमकता चांद और रोशनियों में दमकता दारांग विला, उसका ये लॉन, दोनों की खूबसूरती आज रात होश रुबा थी।
जहां आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे, वहीं दारांग विला में भी हॉलीवुड और ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत से खूबसूरत सितारे झिलमिला रहे थे। उन्हीं खूबसूरत दमकते चेहरों और रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस सितारों में दरान हल्के मस्टर्ड मौसीकी के कुर्ते शलवार में गहरी भरी भूरी मर्दाना शॉल को गले में गिर्द घुमाए हुए जहां बहुत मुनफरिद लग रहा था, वहां अपने इस हुलिये में आज हर निगाह का मरकज़ बना हुआ था। तकरीब अपने उरूज पर थी। ऊंचे सरों में बजती मौसीकी, कह कहे बातें, सब मगन थे। खाने के बाद बुरहान और सबरीना रिसेप्शन केक काट चुके थे। दरान जो एक कोने में खड़ा दूसरी सिगरेट ख़त्म कर चुका था, अब जलता आधे सिगरेट मेज़ पर रखे एशरे पर रख रगड़ और जुएरिया की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी। वो तकरीब में मौजूद थी। उसका एहसास उसके लॉन में कदम रखते साथ ही हो गया था, लेकिन उसने तब से लेकर अब तक एक निगाह भी जुएरिया पर नहीं डाली थी। आज उस पर निगाह डालने उसकी कैद में रिहाई का रुकावट बन सकता था। पूरे लॉन में घूमती निगाहें उसके वजूद पर आकर थमी तो दिल ज़ोर से धड़का था। गहरे जामनी कमीज़ और कैपरी में मलबूस हम रंग भारी भरकम दुपट्टा एक कंधे पर टिकाए और सबरीना के साथ बातों में मगन थी। बालों को सीधा करने के बाद एक तरफ मांग के बल डालकर कंधे पर गिराए वो बार बार दूसरे कंधे पर मौजूद दुपट्टे को संभाल रही थी। दरान ने गहरी सांस खारिज की, ऐसे जैसे कोई दिल के अंदर उठती हसरत को दबाए कदम आहिस्ते से उसकी तरफ बढ़ा रहा हो। बाज़ाहिर तो वो सबरीना से बातों में मगन थी, लेकिन दिल उसके आने वाले लम्हे के खौफ से लरज़ रहा था। और फिर जैसे ही दरान को अपनी तरफ आता देखा, गला खुश्क होने लगा। अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना, मुझे मजबूत रखना। जुएरिया, बात सुनो। चंद सेकंड के बाद वो उसके और सबरीना के पास खड़ा और उसे रौब से बुला रहा था, आँख उठाकर। फिर दुपट्टे को कंधे से संभालती हुई उस तक आई थी। जैसे ही उसके करीब पहुंची, दरान आगे चल दिया। अब वो मुतवाज़िन कदम उठाती हुई उसकी तकलीद कर रही थी। कुछ दूर कैमरों के पास जाकर वो रुका और फिर पलटा था। जुएरिया ने अटकी सांसें बामुश्किल बहाल की थी। मैं झगड़े की शुरुआत करूँगा, फिर तुम साथ देना, ओके? बकवास बंद करो अपनी। दरान की रौबदार आवाज़ गूंजी। इर्द गिर्द कितने ही लोग एक साथ मुतवज्जा हुए थे। इतने दिन से तुम्हें बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ, तुम्हें वो समझ नहीं आ रही? दरान, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? असफंद मलिक एकदम से उसके आगे बढ़े और करीब आते हुए दरान के कंधों को थामा था। आप चुप रहें, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से हमारी शादी हुई है, एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा है मैंने। दरान ने खूंखार निगाहें जुएरिया के झुके सर को गाड़े गुर्राते हुए कहा था। चारों तरफ दबी दबी सरगोशियाँ होने लगी थीं। दरान की अगली दहाड़ पर जहाँ सारे कैमरे उसकी तरफ घूमे थे, वहाँ ही लॉन में सख्ता छा गया था। जुएरिया की आवाज़ घुट गई थी, दिल में धुआं बिखर गया था। दरान, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? असफंद मलिक उसके एकदम से आगे बढ़कर करीब आते हुए दरान के कंधों को थामा था। आप चुप रहें, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से हमारी शादी हुई है, एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा है मैंने। दरान ने खूंखार निगाहें जुएरिया के झुके सर पर गाड़े गुर्राते हुए कहा था। दरान, क्या कर रहे हो? जुएरिया बेटा, अंदर जाओ। नहीं जाएगी ये अंदर। दरान ने एक झटके से बाजू छुड़वाया और जुएरिया के दोनों कंधों से थाम कर करीब किया था। क्या मसला है? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? दरान ने उसके कानों में आहिस्ते से कहा था और एक झटका देकर अपने सामने किया था। जैसे ही झटका मिला, जुएरिया की आंखों में अटके आंसू एकदम से लुढ़क कर गाल पर गिरे थे। उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए वो जो अदाकारी के जौहर दिखा रहा था, ये एकदम से साकिन हो गया था। वो रो रही थी, आंसू मुतवत्तर गाल पर बह रहे थे। वो उसकी धड़कनों में जो बसने लगी थी, वो उसके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। दरान ने उसके बाजू को थामकर एक झटका दिया और सीने से लगाकर बाजुओं में भींच लिया था। सब कुछ घड़ी भर में ही थम गया था। वक्त जो भाग रहा था एकदम सरकने लगा। रूह जो पल पल बिखर रही थी सिमट गई। दरान के मजबूत बाहों के हिसार में वो हैरत से दंग पूरी आंखें खोले खड़ी थी। गाल उसके सीने से ऊपर उसके मजबूत कंधे से लगा था और धड़कनें अपनी रफ्तार कम कर चुकी थीं। ये वो लम्हा था जब वो खुद से क्या हर वादा भूले एक रिवायती औरत का रूप धार गई थी। वो औरत जिसको खुदा ने मोहब्बत की मिट्टी से सींचा और नर्म दिल उसके सीने में रख दिया। वो बहुत ही मजबूत बनकर यहाँ तक आई, मगर दिल ऐन वक्त पर बगावत कर गया, दगा दे गया। हाँ, ये सच था कि दरान से उसकी लाजवाल मोहब्बत का एतराफ़ मुश्किल था, अपने सालों के इंतज़ार का इकरार मुश्किल था, लेकिन दिल कहाँ दिमाग के सुनता है, ख़ास तौर पर तब जब वो खुद सर हो जाए। सामने खड़ा वो शख्स उसकी दस्तरस में होकर भी उसकी सोच से कहीं ऊंचा था। दरान को ये बावर करवाने के लिए कि वो ऐसी नहीं है
जैसा वो उसे समझ रहा है। उसने खुद पर, दिल पर, जज्बात पर हजार बंध बांध लिए थे। बरसों से उसकी एक मुलाकात की यादों के सहारे जीने वाली ने ये बेपनाह मोहब्बत अपने ही अंदर ऐसे छुपा ली थी कि वो खुद अब उस बात से इनकारी थी कि उसे दरान से मोहब्बत है। कुछ हुआ उन दोनों के इख्तियार में नहीं था, ये सब तो उसके इख्तियार में था जो अर्श पर जोड़े बनाता है। तुम नहीं जान सकती कि दुनिया में अनगिनत चलते फिरते वजूद में से किस वजूद की पसली से ली गई मिट्टी से तुम्हें सींचा गया है। तुम्हें कैसे, कब और क्यों कर तुम्हारे इस मिजाजी खुदा से मिलना है, उसे सब की खबर तुम्हें नहीं, उस ज़ात को है जिसकी इनायत के इस निज़ाम को चला रखा है। तुम चाहे इस नाजुक दिल के साथ मजबूत बनते हुए हजार नफ़ी करो, इस साथ की वजह जिसकी वजूद से ली गई मिट्टी से ही तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आया है। लेकिन अगर तुम सच्ची औरत हो जिसका दिल नर्म और एहसास है जैसे अल्लाह चाहता है, तो तुम कभी अपने इस जोड़े को वजूद से मुनकर नहीं हो सकती। तुम उसी में से सींचती हो, तुम्हें उसी से मिलना है। वो तुम्हारी तकमील है और यही वो निज़ाम है जो इस पाकज़ात ने तश्कील दिया है। आदम और हवा से चला ये सिलसिला अज़ल से है और अबद तक रहेगा। दुनिया में हर वजूद को जोड़ों की सूरत में पैदा किया गया है। इनका मिलन लाजिम है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों कर, किस वक्त, वो सब वो जानता है जिसने इस निज़ाम को तश्कील दिया है, और वो अल्लाह है। तुम्हें अलग करना है या इस जोड़ी को आबदी बनाकर जन्नत में तुम्हें इसके तख्त की मलका बनाना है, सिर्फ वो जानता है। दरान ने जिस लम्हे उसे खुद से अलग किया वो एक ऐसे पुतले की मान थी जिसकी जान के आखिरी पल सामने खड़े उस जादूगर की मुट्ठी में थे। वो ढह जाती अगर दरान ने खुद में समेट न लेता। जैसे ही हवास बहाल हुए उसका पूरा वजूद दिल बनकर धड़का था। दरान का उसके गिर्द बंधा बाहों का ये हिसार ऐसा नहीं था जैसा अदाकारी में हुआ करता था। वो तो उसे खुद में समेटकर अपनी धड़कनों से उसकी धड़कनों को छू रहा था, बिल्कुल खामोश, उसे खुद से लगाए वो हर बात भूले हुए था। इर्द गिर्द खड़े लोग जो कुछ देर पहले दरान के यूं बरहम होने पर मायने खेजी सरगोशियां कर रहे थे, अब शशजत खड़े उस मंजर को तक रहे थे। अनगिनत कैमरे जो एक सनसनीखेज खबर के तौर पर इस मंजर को कैद करने में लगे थे, अब इस दिल फरेब मंजर को कैमरों में कैद कर रहे थे। जहां नफरतों से भरे दिल जल कुड़ गए थे, वहां कुछ लोग इस दिल फरेब मंजर पर बेइख्तियार मुस्कुरा उठे थे। कुछ पल पहले दरान की धाड़ने पर छाई खामोशी अब शोक सीटियों और तालियों को गूंजने में तब्दील हो गई थी। चारों जानिब से कह कहे और मायने खेजी मोहब्बत भरे जुमले गूंज रहे थे। दरान मलिक जो अपनी बीवी पर गिर जाता है, उसकी आंखों से बहता एक आंसू देखकर सब भुला देता है। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। वो जो बेइख्तियार ही उसे खुद में समेट गया था, अब होश आने पर एहसास हुआ कि वो तो दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कमज़ोर जाहिर करने वाले थे, लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया। आहिस्ते से ज्वेरिया के गिर्द बंदी बाहों की गिरफ्त ख़त्म की और अलग हुआ। वो सर झुकाए हुई थी, हैरत बेयकीनी चेहरे पर अब भी रकम थी। दरान ने उससे अलग होकर खजल होते हुए अपनी शॉल दुरुस्त की। तालियां पीटते लोगों के मायने खेज जुमलों पर वो होंकों की तरह मुस्कुरा दिया। दरान की सबसे पहली निगाह मुंह खोले खड़े अनिल पर पड़ी थी। दरान के देखते ही उसने कुछ इस तर्ज से देखा जैसे पूछ रहा हो, ये क्या था। सब लोग इस बात को मामूल झगड़ा देकर झगड़ा गर्दानते हुए अब फिर से अपनी अपनी बातों में मशगूल हो गए थे। परेशान अगर थे तो वो दो दिल जो बिन कहे ही एक दूसरे को बहुत कुछ कह गए थे। बाज़ औक़ात खामोशी की ज़ुबान आपकी बोलती ज़बान से ज़्यादा खूबसूरत होती है। क्या हुआ? डांट क्यों रहा था? हुआ क्या था? सब खैरियत है ना? दरान का गुस्सा तो बहुत मशहूर है, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा एक आंसू नहीं बर्दाश्त हुआ उससे। इस तरह के हज़ारों जुमले कानों में पड़ रहे थे, लेकिन हकीकत से ये सब ना आशना थे। वो सामने कुर्सी पर बैठे दरान को घूर रहा था। रात के 3 बज रहे थे। लॉन में चंद घंटे पहले वाली चहल पहल का नामो निशान तक नहीं था। लॉन के इस खामोशी में अब सिर्फ 2 नफूस मौजूद थे। स्विमिंग पूल के पास लगी सफ़ेद कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। दरान सर के बालों को दोनों हाथों में जकड़े बैठा था और अनिल थोड़ी के नीचे हाथ को लटकाए हुए उसे घूर रहा था। आसमान मलिक कुछ देर पहले ही उन दोनों के पास से उठकर गए थे। उनके जाने के बाद अनिल मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ, जो परेशान हाल बैठा हुआ था। क्या था ये सब? क्या सब? वाह, क्या सब? ओ भाई, ये जो हुआ आज तकरीब में, ये सब। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे देखा नहीं है कि क्या हुआ है। देखा तो है, लेकिन ये सब वो तो नहीं था जो तुमने मुझसे कहा था। क्या कहा था मैंने?
लो सुन लो जनाब, वो भी भूल गए कि क्या कहा था मुझसे। वो रो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गंभीर लहजे में अपने कमज़ोर पड़ जाने का एतराफ़ किया। अनिल के चेहरे पर ये एकदम खुशगवारियत ज़ाहिर हुई। आई लव यू चहक कर कहता वो बत्ती से निकाले अब दारान की तरफ देख रहा था। सच पूछो तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब तुम्हें यूं मोहब्बत में देखकर दिल से खुशी हो रही है मुझे। अनिल की खुशी उसकी लहजे से भी झलक रही थी। दारान के चेहरे पर संजीदगी और इज़्तिराब हुनूस कायम था। क्यों है इतना परेशान? कुछ गलत नहीं किया तुमने, सब ठीक था। तुम मोहब्बत करते हो, वो बीवी है तुम्हारी। बात ये नहीं है। उसने कहा कि वो मुझसे इस कैद जैसे ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से निजात चाहती है। फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों आए? सिंपल, वो झूठ बोल रही है तुमसे। मैं उसकी सोच परख नहीं पाता। वो बहुत बहुत मजबूत असाब की मालिक है, लेकिन कुछ देर पहले उसका रोना समझ से बाहर है। क्या समझ से बाहर है? ओ मेरे भाई, मोहब्बत ऐसे ही घुटनों के बल गिरा देती है। अब अपनी मिसाल ले, क्या था और क्या बन गया है? क्या बना हूँ? दरान ने आईब्रोज क्या पूछा था। जोरू का गुलाम जो अपनी बीवी का एक आंसू भी नहीं देख सकता। बकवास बंद करो। ओ भाई, ये कोई बकवास नहीं, ये एकदम सच बात है। वो लड़की दुनिया में वाहिद होगी जिसके सामने तुम्हारी सारी अकड़ ख़त्म थी। अनिल ने बड़ी वसूख से हाथ बात की थी और कुर्सी के बाजू पर हाथ मारा। देखो, ये बिला वजह के खोल ख़त्म कर दो। दिल ने उसे कबूल कर लिया है, अब तुम भी करो। दरान ने उसकी बात पर सर हवा में मारा। कैसे कर लूँ कबूल? मैं, जिसको ये तक नहीं पता कि वो कौन हूँ, मैं हूँ कौन, खुद में ही उलझा हुआ हूँ, अब उसको खुद में उलझा लूँ? दरान, तुम वो हो जो हो। मुझे ऐसा लगता है जो तुमने खुद के गिर्द एक ये हिसार बना लिया है, ये हिसार, ये अकेलापन, ये खुद पर तुम्हारा जुर्म, ये सब वही ख़त्म करेगी। अगर मेरी हकीकत सुनकर वो मुझसे दूर हो गई, देखा नहीं कितनी मजहबी है वो, और मैं एक गुनाह से तश्कील में आया वजूद। दरान की परेशानी पर गहरे होते हुए बालों के साथ आवाज़ में चुभता हुआ कर्ब भी बढ़ रहा था। अनिल ने उसकी बात पर एकदम से कुर्सी से जोड़ी अपनी पुश्त सीधी की और आगे हुआ। गुनाह से तश्कील में आया वजूद बज़ात खुद अपनी तश्कील का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? दरान, तुम इस सोच के साथ जीते रहे तो एक दिन मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं होगा, और मैं सब हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारा खूनी रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे इसे मोहब्बत नहीं करनी थी, ना खुद कमज़ोर होना था और ना ही उसे करना था। दरान ने लब भींचे, फिर से चेहरे का रुख दूसरी तरफ घुमाया था। जो कुछ हो जाए उस पर पछताने से अच्छा है कि उसे अपना लिया जाए। अगर कुछ बुरा हुआ तो माफ़ी मांग ली जाए, और अगर कुछ अच्छा हो तो उसमें खुश हुआ जाए। अनिल ने बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर कर बात मुकम्मल की थी और अपनी जगह से उठा। मैं जा रहा हूँ सोने, वो जो मेरे पीछे लगा दी है, सुबह उसे साथ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करनी है। सुबह उसके साथ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन? वाह भाई। अनिल ने एकदम पेशानी पर शिकने डाले जैसिका का जिक्र किया और फिर कुर्सी से उठा था। मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर अंदाजे लगाने के बजाय तुम्हें कमरे में जाकर उससे पूछ लेना चाहिए कि क्यों रोई थी तुम, और साथ उसको भी बताना चाहिए कि तुम्हारे रोने पर मैंने तुम्हें गले क्यों लगाया था। अनिल ने शर्ट दुरुस्त करते हुए मुतरज्जर लहजे में मशवरा दिया और फिर कदम पोर्च की जानिब बढ़ा दिए। दहाड़ की आवाज़ पर कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो जो कुछ देर पहले ही दरवाजे से दूर हुई थी, फटी फटी आंखों से अपने सामने शराब में धुत खड़े शख्स को देख रही थी। लिताओ से अपने गांव में ले आया था और आते ही एक कमरे में बंद कर दिया था। आज दूसरा दिन ही वो उसके कमरे में किसी आदमी को भेज चुका था। आदमी खबासा से मुस्कुराता हुआ लड़खड़ाते कदमों को संभालता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। आदमी का अपनी तरफ बढ़ते कदमों से वो कमरा बंद कर गई। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही ज्वेरिया ने खुली आंखें ज़ोर से बंद की थीं तो आखिर कमरे में आ ही गया था। वो कंफर्टर तक सर को ताने बेड पर लेटी उसी के आने के इंतज़ार में थी, जो तकरीब के बाद से नज़र ही नहीं आया था। कमरे में आकर वो कपड़े तब्दील करने के फ़ौरन बाद ही बिस्तर में लेट गई, मगर आज रात नींद किसको आ सकती थी? अजीब बेकली थी, बेचैनी। वो कमरे में आएगा, ये क्या बात होगी? उसे रोने की वजह क्या बताएगी? अनिल ने ठीक कहा था, उसे ज्वेरिया से उसके रोने का सबब पूछना चाहिए था। यही सोचकर कमरे में आते ही पहली निगाह बेड पर पड़ी वो सो चुकी थी, लेकिन शायद फिर भी तस्दीक के लिए वो पास आया था। चेहरा कंफर्टर में छुपा था, लेकिन अंदाजे से साफ जाहिर हो था कि वो सो गई है।
पलटा और मायूसी से कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए थे। सोफे पर लेटे छत को घूरते हुए जहन बार बार उसी मंजर को दोहरा रहा था। जब वो सारे फासले मिटाए उसके गले लगी हुई थी। कुर्बत का वो लम्हा चाहे अचानक ही मैसर आया था, मगर वो हिम्मत को बढ़ा गया था। कमरे में क्लॉक की टिक टिक के साथ ही वक्त गुजर रहा था। जैसे ही 4 बजे मेज़ के एतराफ़ पर पड़े जुवेरिया के मोबाइल पर बजती घंटी पूरे कमरे में गूंज गई थी। तहज्जुद की नमाज के लिए बजते अलार्म ने खामोशी कमरे में खलल पैदा किया था तो दारा ने जल्दी से खुली आंखें ज़ोर से बंद की। यकीन था कि अब वो नमाज के लिए ज़रूर उठेगी। जुवेरिया ने कंफर्टर को चेहरे पर से हटाया और कोहनी के बल थोड़ा सा ऊपर होकर चोर निगाहें सोफे पर डालकर दरान पर डाली थी। शलवार कमीज़ में मलबूस वो सोफे पर ही सो रहा था। शुक्र का सांस लेती हुई उठी और वुज़ू के लिए कदम रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। पता नहीं क्यों उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। दारान ने रेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर फिर से आंखें खोली थी। दिल और दिमाग एक बात पर मुत्तफिक हो चुके थे, उसे जुवेरिया से उसके रोने की वजह जाननी थी। चंद मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुला और वो सर पर स्कार्फ घुमाती हुई जानमाज हाथ में थामे बेड के अतराफ़ में मौजूद जगह की तरफ जाती दिखाई दी थी। दारान ने पूरी आंखें खोल ली। हल्की मस्टर्ड गाउन नुमा फ्रॉक में मलबूस जानमाज पर खड़ी वो अब नमाज़ पढ़ रही थी। पुरसुकून मासूम चेहरा जो दिल में उतर रहा था। उसने अंदर की दुनिया यकसर बदल चुकी थी। चंद मिनट के तौक़ुफ़ के बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुई थी। दारान अपनी जगह से उठा और नंगे पाँव चलता उसके करीब आया था। दारान के करीब आते ही दुआ मांगते हाथ काँप गए थे। वो सर पर खड़ा था और फिर एकदम से उसके पास फर्श पर आलती पालती मार बैठ गया। वो बहुत करीब बैठा था, अगर उसका गहरी नज़रों से देखना दिल धड़का रहा था। जुवेरिया ने आहिस्ते से दुआ सूरत खुले हाथ चेहरे पर फेरे और चेहरा उसकी तरफ घुमाया था। आंखें उसकी गहरी खुली आंखों में झांक गईं। वो बस खामोश बैठा मुसलसल देख रहा था। इतना करीब बैठा था कि अगर वो उठती तो सर दारान के सर से टकरा जाता। जुवेरिया ने पलकें गिराईं, थूक निगल कर झुकी निगाहें फिर से उठाई थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम रोई क्यों थी? फ़ौरन उसके सवाल पर सवाल किया। अंदाज़ ऐसा था जैसे उसके बोलने का मुंतज़र था। आपने गले क्यों लगाया था? पहले सवाल मैंने किया है। आपके सवाल का जो जवाब है वो लड़कियां पहले नहीं दिया करती हैं। तुम लड़की नहीं बीवी हो मेरी। धड़कते दिल के साथ गंभीर लहजे में जवाब दिया। आज ये सब कहने में कोई आड़ नहीं थी। जुवेरिया ने चौंक कर सर ऊपर उठाया था। निगाहें फिर थाम से तसादम हुआ। दारान की मोहब्बत से लबरेज फीके लहजे में जवाब, सिर्फ दिखावे की गया था, लेकिन निकाह तो सच में किया है ना? इस निकाह को तस्लीम तो नहीं किया कभी? अगर कहूँ कर लिया है? यकीन नहीं करूँगी। बेयकीनी की वजह? मेरा आम होना और आपका ख़ास होना। आहिस्तगी से नज़रें चुराते हुए कहा था। हाथों की उंगलियां अब स्कार्फ के कोने को थामे हुई थीं। अगर नॉवेल अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। कैसे सोच लिया कि तुम आम हो और कैसे कह सकती हो कि मैं ख़ास हूँ? सोचने और कहने से क्या होता है, सब सामने तो है। ज़रूरी तो नहीं जो सामने हो वो ही सच हो। मोहब्बत से जवाब दिया था। जुवेरिया निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। चलो अब बताओ, रोई क्यों थी? अपनायत भरा लहजा था। तकलीफ़ हो रही थी। किस बात की तकलीफ़? मैं तो सब ड्रामे कर रहा था। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम अब इस कैद से रिहाई चाहती हो। नहीं चाहती, बरकस से जवाब आया था। वो सब थम गया था। मैं नहीं चाहती यहाँ से जाना। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। माँ बाप मुझे मुसलमान होने के बाद कबूल ही नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ अपना नाम दे दें और यहाँ रख लें। मैं सारी उम्र यहाँ रहूँगी, कभी तंग नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो सर झुकाए दिलगीर लहजे में कह रही थी। दारान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। आह, तो सिर्फ ये वजह है? घुटन फिर से बढ़ने लगी थी। सिर्फ ये वजह थी? हाँ, वादा है तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। तुम्हें तलाक के बाद भी मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी और एक घर जहां तुम चाहो, यहाँ या पाकिस्तान। खुद पर जब्त किए हुआ मुश्किल अल्फाज अदा कर रहा था। जुवेरिया ने तड़प कर चेहरा ऊपर उठाया था। नहीं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुस्तरिब निगाहों से दारान के चेहरे पर घुमाते हुए कहा था। क्यों नहीं चाहिए? जब मुझसे कुछ हासिल ही नहीं तो सिर्फ मेरा नाम को लेकर क्या करोगी? तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी नहीं, जीनी है। मुझे यकीन है कोई अच्छा मुसलमान लड़का तुम्हारा हाथ थाम लेगा। मैं मर जाऊंगी। खुद से अलग करोगे तो मैं मर जाऊंगी। वो रो रही थी। ज़ुकाम ज़दा आवाज़ आंसू का गला घोटती बामुश्किल अदा हो रही थी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। और अब से नहीं, बहुत सालों से। शायद हमारी पहली मुलाकात के बाद से। वो एक के बाद दूसरी बात कर रही थी। दारान उसके चेहरे को देखता उसके लम्हे में कैद हुआ था। हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने आपको बहुत बहुत मांगा था, हर पल, हर दुआ में, तहज्जुद में, हर नमाज में। दारान के लब मुस्कुरा दिए जबकि आंखें नम थीं।
मैं जानती हूँ मैं आपके मयार की नहीं हूँ, मैं मामूली हूँ, इसीलिए कभी भी आपसे इसी मोहब्बत की तलबगार नहीं हूँ। वो रुहासी आवाज़ में कहती सर झुकाए हुई थी। उसकी बात पर दारान ने माथे पर शिकन डाले थे। मुझे बस खुद से अलग नहीं करें। वो रो रही थी। दारान को उसका हर आंसू अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। अगर मैं कहूँ कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो? तहरी सिया पुतलियों वाली आंखें खोले। वो दारान के चेहरे पर छाई उदासी को देख रही थी। दारान का वजिया चेहरे का अक्स सुकड़ती पुतलियों में बदल कर एक याद को वाज़ा कर रहा था। ये वही उदासी थी जो आज से 7 साल पहले उसने छत पर उस चेहरे पर देखी थी। वो जो उसके लिए एक तकमील था। उसके सामने बैठा ये कह रहा था कि वो उसके काबिल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे काबिल ना हो? मेरी नज़रों से कभी खुद को देखें तो आपको खुद से इश्क हो जाएगा। वो पल भर में मंजमंद हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में झांकते हुए पुरअज़म लहजे में जवाब दिया था। दारान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत के दावेदार बहुत देखी थी, लेकिन दिल आज इस बात का इजहार पर इतनी खुशी क्यों महसूस कर रहा था? लेकिन वो अनजान थी हर बात से, ऐसी हर बात से जिसमें वो खुद से भी निगाह मिलाते हुए खौफ खाता था। और मेरी नज़र से अगर मुझे देखोगी तो मुझसे दूर हो जाओगी, मुझे छोड़ दोगी, अपने फ़ैसले पर पछताने लगोगी। दारान की आवाज़ पर ठहराव कर्ब में तब्दील हुआ था। जहाँ दिल जुएरिया के इकरार पर झूम रहा था, वहाँ ज़हन आने वाले वक्त से डर कर अनगिनत वसवसे उठा रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद से आपको छोड़ जाऊं, लेकिन अगर आप ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे तो शायद अलग हो जाऊं, पर दिल से मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। वो सर झुकाए हुए ज़ुकाम ज़दा लहजे में अपने दिल की हर बात आज उसे बता रही थी। वो कितनी बहादुर थी, हर बात कह रही थी। वो नहीं था बहादुर, वो बज़ाहिर आहान था, आहान की तरह मजबूत नज़र आने वाला, मगर एक बुज़दिल शख्स था। मेरी हकीकत में ऐसी कड़वाहट है कि तुम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकोगी। इल्म में कहते हैं निगाह बेइख्तियार उसकी उठती निगाहों से चुरा गया। मैंने कब कहा मुझे आपको बर्दाश्त करना है? मुझे तो आपके साथ रहना है बस। जानती हूँ मेरा गुस्सा कैसा है, जानती हूँ। वैसे भी मोहब्बत और तवज्जो की तलब है मुझे। उसके लहजे में ये एकदम सख्ती उदाई थी। आप क्यों मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे काबिल नहीं हैं? मैंने कब आपसे पूछा? तो बस भीख मांग रही हूँ आपसे, आपके साथ की, आपके नाम की, और कुछ भी नहीं चाहिए। जुएरिया पेशानी पर शिकन डाले कांपती आवाज़ में कह रही थी। लेकिन मैं तुम्हें इस साथ और नाम के अलावा और बहुत कुछ देना चाहता हूँ। दो भाई दो। वाह, इजहार तो अच्छा है वैसे। गंभीर आवाज़ पर जुएरी ने चौंक कर सर उठाया था और पहले वाली संजीदगी भुलाए अब गहरी मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहा था। पूछो अब अपना सवाल कि बाहर मैंने तुम्हें गले क्यों लगाया था? आहिस्ते से सवाल पूछने का हुक्म दिया था। पूछो भी। स्कार्फ की गिरफ्त गले पर ढीली हो चुकी थी। बालों की आवारा सी लटे अब गाल को छू रही थी। दरान की निगाहों में मोहब्बत का उमड़ता समंदर एक शहर में जकड़ रहा था। पूछो भी। आपने मुझे गले क्यों लगाया था? तकलीफ़ हुई थी। किस बात की तकलीफ़? तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। किस बात की तकलीफ़? तुम्हारी आंख से बहते आंसू ने मुझे तकलीफ़ दी थी। क्यों? अनिल ने कहा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मबहम सी मुस्कुराहट ने दरान के लबों का घिराव किया था। झूठ? मैं झूठ सिर्फ अदाकारी करते हुए ही बोलते हूँ, और यहाँ इस वक्त कोई कैमरा नहीं है। हर किसी शरारत से कमरे की तन्हाई पर निगाह दौड़ाई। अनिल को लगा ये मोहब्बत है और आप मान गए। क्या पता आपको सिर्फ तरस आ रहा हो मुझ पर? बेयकीन लहजा था। तरस तो मैं खुद पर भी नहीं खाता, और तरस तो कमज़ोर पर खाया जाता है। तुम कमज़ोर तो नहीं हो, मगर अब तो हूँ। उदास लहजे में जवाब देकर सर मज़ीद झुका लिया था। गुलाल चेहरे पर छाई उदासी दरान के दिल पर बोझ बढ़ाने लगी थी। देखो ना तुम कितनी बहादुर हो, आराम से इजहार कर गई, और मुझे तो ये तक नहीं पता मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। इससे पहले कभी किसी से की ही नहीं। सच्चे जज्बात में डूबा लहजा था, मासूमियत की इंतहा थी। फिक्र न करें, हो जाएगी, और जब होगी तो इजहार खुद ब खुद ही हो जाएगा। हो तो गई है, और कैसे होगी? नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। दरान के हाथ पर धरे चेहरे पर निगाहें उठाने की हिम्मत ही नहीं थी, और मोहतरमा अब भी मोहब्बत पर यकीन से इनकारी थी। वो आहिस्ते से मुस्कुराया था, फिर उसके चेहरे को यूं ही थामे जज्बस में कहा, यकीन नहीं किया? नहीं, मुझे तो दिलाना भी नहीं आएगा। तो मत दिलाएं। क्यों ना दिलाऊं? क्योंकि मुझे नहीं आएगा यकीन। मुझ पर यह एहसान बहुत है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। अपनी ज़बरदस्ती की मोहब्बत का कर्जदार मत करें।
सपाट लहजे में जवाब देकर आहिस्तेगी से दरान को थोड़ी को थामा हाथ हटाया था। ना जाने क्यों मगर दिल वाकई यकीन नहीं कर रहा था। मैं मोहब्बत करके तुम पर कोई एहसान तो नहीं कर रहा, और मोहब्बत ज़बरदस्ती भी हो सकती है, आज पता चला है। मसनूई हैरत जाहिर की थी। जुएरिया का ये खफा सा लहजा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती मेरी मोहब्बत पर मोहब्बत जता रहे हैं। आप कैसे मुझ जैसी मामूली लड़की से मोहब्बत कर सकते हैं? वो अब भी ख़ुद को मामूली समझकर मोहब्बत से इनकारी थी। अब उसे कैसे समझाएं कि वो उससे एक पल के लिए मामूली नहीं लगी। वही तो ख़ास है। पूरी दुनिया एक वाहिद वही तो है जिसकी सोच को वो नहीं पढ़ सका। मेरा इख्तियार में होता तो मोहब्बत कभी ना करता, सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम मामूली हो, बल्कि इसीलिए कि मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता था। मगर ये सब अब मेरे इख्तियार में नहीं रहा। तुम अगर मुझसे मेरे साथ की भीख मांग रही हो तो यकीन करो मैं खुद तुम्हें खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पुरअज़म मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया था। वो सर मज़ीद झुका गई थी। ये यकीनन कोई ख्वाब था। वो उसके सामने बैठा उससे बेपनाह मोहब्बत का दम भर रहा था। ओफ, दिल यकीन करता भी कैसे। वो दारान था, दारान मलिक, जिसके हर नक्श से लेकर हर अदा निराली थी। वो हीरा था तो वो चांदी भी नहीं थी। अब यकीन आया? दारान ने चेहरा झुकाकर सवाल किया था। वो आहिस्तेगी से सर नफ़ी में हिला गई। दारान ने गहरी सांस अंदर उठेली थी। कैसे आएगा फिर? पता नहीं। हाथ पकड़ लो, इजाज़त है क्या? कितनी अपनायत और एहतराम था उसके लहजे में। वो कुछ दिन पहले वाला बदतमीज़ दारान तो हरगिज़ नहीं था। जुएरिया ने आहिस्तेगी से सर अज़बात में हिलाया। मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हारा यकीन जीतने के लिए। क्या दोगी वक्त? दारान ने अपने हाथों की उंगलियों को उसकी उंगलियों में उलझाकर पूछा था। वो अब निगाहें दारान के हाथों पर जमाए हुई थी। दिल 180 की रफ्तार से दौड़ रहा था। गाल दहकने लगी। लखाजत से सर हिलाया था। थैंक यू। दारान ने हाथ पर हल्का सा दबाव बढ़ाकर शुक्रिया ऐसे अदा किया जैसे उसने वक्त देकर बहुत बड़ा एहसान किया हो। मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है। आओ। ओ हाँ, श्योर। दारान ने खजल होते हुए उसके हाथ को छोड़ा। वो लखाजा से स्कार्फ को दुरुस्त करती अपनी जगह से उठ रही थी। गाल अब भी गुलाल हो रहे थे। दिल एक अनोखी लय में धड़क रहा था। वो हैरत से पीछे होता हुआ उसे देख रहा था, जो अब नमाज की नियत के बाद हाथ बांध रही थी। नहीं, मैं अब इसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मुझे इसे नहीं खोना है, अब इसे हरगिज़ नहीं खोना है। आहिस्तेगी से पलट कर रुख वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बोझल सी डूबती शाम, कराची के समुंदर की थकी सी साहिल से टकराती लहरें एक और दिन को अलविदा कहने को तैयार थी। मलिक हाउस के लॉन्ज में सफ़ेद बल्ब जल रहा था और इस वक्त घर का हर बड़ा वहाँ मौजूद था। वो वापस आया था पूरे 2 साल बाद। लाहौर से वापस वो सीधा मलिक हाउस आया था, लेकिन यहाँ उनकी मोहब्बतें लुटाने या उनके अखबार के छोटे से कॉलम में लिखी हुई मोहब्बतों का जवाब देने नहीं, बल्कि एक धचका देने। सिया पैंट कोट में मलबूस निखरे पुरएतमाद चेहरे लिए वो सब के बीच बैठा अपनी बात कह गया था। उसने आते ही नवीन मलिक की तमाम जायदाद बेचने का फैसला सुनाकर सबको भौचक्का दिया था। वो सब तो उससे 2 साल पहले के गिले शिकवे करके उसे शर्मिंदा करने के मूड में थे, लेकिन यहाँ तो वो काया पलट किए बैठा था। वो 2 साल पहले मलिक हाउस छोड़ जाने वाला दारान मलिक हरगिज़ नहीं था। वो मुस्तरिब सा दारान अब एक पुरएतमाद मगर बदतमीज़ दारान में तब्दील हो चुका था। आज ना तो वो झिझक रहा था, ना सफाइयाँ दे रहा था, और ना ही किसी का लिहाज कर रहा था। चलो, 2 साल बाद आया भी तो किसके लिए? नया दुख देने, एक और तकलीफ़ देने। दस्तगीर बेगम की पूरी से लज़गश ज़दा आवाज़ पर दारान ने जब से लब भींचे, मगर उनकी तरफ देखा नहीं था। इस सपोले को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज जड़े काटे आन पहुंचा है हमारी। अरे तुझ पर इतना पैसा लगाया, पाला पोसा, तो क्या ये सब सुनने को? अम्मा आप चुप रहें, मत बोलें, इतना तबीयत पहले ही ठीक नहीं है आपकी। असफन मलिक ने पेशानी पर शिकन डाले हुए दस्तगीर बेगम को चुप रहने के लिए कहा था, और फिर गहरी सांस खारिज करता हुआ दारान की तरफ मुतवज्जे हुआ। दारान, तुम ये जो भी कर रहे हो सरासर गलत है। यूँ सारी जायदाद औने पौने बेच देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? इतनी आसानी से थोड़ी बनता है सब कुछ। नवीन भाई ने अपनी उम्र लगाई है ये सब बनाने में। असफन मलिक ने हद दर्जा तहम्मुल में अपनी बात समझाई। मैं पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ तो यहाँ जायदाद रख कर भी क्या करूँगा? तुम अमेरिका जाकर करोगे क्या? अपनी माँ की तलाश। तुम्हें इस माँ की फ़िक्र है जो अपनी अय्याशियों के लिए तुम्हें यहाँ पाकिस्तान छोड़ गई थी। हमारी कोई फ़िक्र नहीं। हमने कैसे तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया। रूबी ने चीख कर खामोशी को तोड़ा था। चीखती भी क्यों ना, एकदम से इतना कुछ हाथ से जा रहा था। नहीं, कोई फ़िक्र नहीं है।
अब आप सब ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, जो भी किया है आज उसी दिन के लिए ही किया है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। एहसान फरामोश हो तुम्हें तो यावर की रूह तक कभी माफ़ नहीं करेगी। सोनिया ने गुस्से से कांपते हुए गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। मैं यहाँ आप लोगों की जज्बाती बातें सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरी दुकानों का कागजात चाहिए बस। मैं किसी को भी अदालतों में नहीं घसीटना चाहता। दरान ने दो टूक लहजे में कहा तो अदालतों के लफ्ज़ पर सबकी एक आंखें फट कर बाहर आ चुकी थी। शर्म तो नहीं आई तुम्हें असवंत? बताएं इसे इसकी असल हकीकत। रूबी ने गुस्से से बिपरते हुए असवंत मलिक से कहा था, जिस पर वो उछल कर खड़े हुए और घूर कर रूबी की तरफ देखा था, जो दरान की इस बदतमीजी पर आग बबूला हो रही थी। मैं कह रही हूँ बताएं इस बदतमीज को हकीकत। ये नवीन भाई का बेटा नहीं है। रूबी चुप करके बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना। असवंत मलिक ने चीख कर उसे चुप करवाने की नाकाम सही की थी। आप क्या बात करेंगे इससे? मैं कर रही हूँ ना। सुनो दरान, तुम्हारा नवीन भाई की जायदाद पर कोई हक नहीं है क्योंकि तुम उनके बेटे नहीं हो। रूबी तनक कर दारान के सर पर आ खड़ी हुई थी, जो बड़े ही पुरसुकून अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे ये सारी हकीकत वो पहले से ही जानता हो। तुम नवीन भाई की बीवी के बेटे हो, लेकिन अम्मी अपनी माँ के नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से वजूद में आए एक गंध हो, जिसे हमने नाम दिया, सहारा दिया, पाला पोसा। नहीं तो आज तुम पाकिस्तान या अमेरिका के किसी यतीम खाने में होते। रूबी उसके सर पर खड़ी जहर उगल रही थी। देखा, मैं ना कहती थी शुरू से ही ये हमारा खून हो ही नहीं सकता। ये तो कोई गंध है। दस्तगीर बेगम की फीकी सी कांपती आवाज़ बरामद हुई थी। दरान ये सब बकवास कर रही है। इसकी बातों की तरफ तवज्जो मत देना, हरगिज़ नहीं। नहीं दे रहा तवज्जो, बड़े आराम से कहा और पुरसुकून अंदाज में टांग पर जमाई टांग उतारी थी। तो निकलो फिर यहाँ से। क्यों कागजात नहीं मिलेंगे तुम्हें, जब तुम हमारे ख़ानदान का खून ही नहीं हो? रूबी ने फंकार कर कहा था। दरानी एकदम से अपनी जगह से उठा, हाथ से कोट की आस्तीनों के शिकन दुरुस्त की और फिर सर ऊपर उठाया था। निकल तो मैं रहा हूँ, लेकिन जायदाद अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मसनूई एहसासिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा था। आपके पास कोई सबूत है कि मैं नवीन भाई का बेटा नहीं हूँ? नहीं है ना मिस्टर असवंत मलिक, मुझे नवीन मलिक के तमाम जायदाद के कागजात चाहिए। अगर आप शराफत से नहीं देंगे तो मैं अदालती कार्रवाई करूंगा। सपाट मगर रोबदार लहजे में धमकी दी थी। मैं जा रहा हूँ, अब परसों कागजात लेने ही आऊँगा, वसूख से कहा और सबको हैरत में घूरते छोड़कर लाउंज से बाहर निकल आया। कोई उसे बालकनी से देख रहा था। जितना जानता था वो सबरीना है, लेकिन उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। लंबे लंबे ढक भरता वो मलिक हाउस का गेट फिर से पार कर गया था। वो तो बहुत अच्छी खबर सुनाई कि इस लड़की की तुम्हारी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मजीद घेरा तंग करो। ब्रूस फ़ोन की दूसरी तरफ से चहक रहा था। फ़ोन कान को लगाए हुए बुरहान ने मुस्कुराहट को गहरा किया था। वो उसे सबरीना और जुएरिया की बढ़ती हुई नज़दीकी के बारे में आगाह कर रहा था। स्टोन की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, जहाँ वो इस वक्त अपनी वैन में बैठा था। एक अजीब सा नशा था जिसमें अब वो दारान को बहुत नीचे ले जाना चाहता था और ख़ुद उसकी तरह ऊंचाई पर जाना चाहता था। अब उसे किसी तरीके से घर से बाहर लाने की कोशिश करो। ये बहुत मुश्किल काम है। वो दारांग से भी अजीब है, मतलब उसको कोई आम लड़की जैसी ख्वाहिशात ही नहीं है। बाहर नहीं जाती, शॉपिंग नहीं करती, बहुत अलग लड़की है। ये तो मसला है। फिर इसके बाहर निकलने का इंतज़ार है, फिर काम आसान हो जाएगा। अपनी बीवी से कहो दारान का एतमाद भी जीतने की कोशिश करे और फिर किसी तरीके से भी, बस किसी तरह उसे दारांग विला से बाहर ले आए। अनिल को हैरत का शदीद झटका लगा था। गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई और सड़क के किनारे पर रोक दिया था। टायर्स एकदम से चरचरा उठे थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और दरान उसके बराबर की निशस्त पर विराजमान था। तुमने मोहब्बत का इजहार किया? हैरत में डूबा बेयकीन लहजे में वो मुंह खोले दरान से पूछ रहा था, जो बड़े आराम से उसकी तरफ देख रहा था। आज वो दोपहर को 3 बजे ही उठा था। जुएरिया कमरे में नहीं थी, वो शायद सबरीना के कमरे में थी। उसे आज किसी नई फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए मीटिंग पर जाना था, जहां से वापसी पर उसने अपनी तरफ से बड़े पुरसुकून लहजे में अनिल को अपनी और जुएरिया के इजहार के बारे में बताया। लेकिन उसकी हैरत पर अब वो परेशान था। हाँ, खुद ही तो कहा था, तो कर दिया इजहार, अब इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आईब्रो उचकाए, सिया लेदर जैकेट पर सिया चश्मा आंखों पर टिकाए हुए वो यानी कि दारान उसे ये बता रहा था कि उसने रात जुएरिया से मोहब्बत का इजहार कर दिया और वो हैरान भी ना होता। मतलब तुमने वाकई उससे मोहब्बत का इजहार किया और उसने भी किया? फिर से सवाल दोहराया।
ऐसे जैसे यकीन न हो। दरान ने गहरी सांस खारिज की थी और सर हवा में तासुफ से मारते हुए डैशबोर्ड पर रखा सिगरेट केस उठाया था। रात उसे मेरे इजहार पर यकीन नहीं आया और अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। दरान ने लबों में सिगरेट दबाए संजीदगी से जवाब दिया था। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहतरमा को इस बात का यकीन ही नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। क्यों? तुमने क्या कहा था उससे? मैंने कहा, अनिल को लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये कहा तुमने? मेरे दोस्त को लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नहीं नहीं, उसके बाद और भी बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं मानी। अनिल ने हैरत से सवालिया उसे देखा था। चेहरे के तासुरात अब भी बदमज़गी वाले ही थे। हाँ, वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ और वो एक आम सी लड़की जिस पर शायद मैं तरस खा रहा हूँ। फिर अब कैसे यकीन दिलाना है उसे? कैसे दिलाते हैं यकीन? कोई गिफ्ट दे सकते हो, बहुत महंगा सा। वो गिफ्ट से इम्प्रेस होने वाली लड़की नहीं है। अच्छा, फिर एक शानदार तरीके से प्रपोज कर दो उसे। वो बीवी है मेरी। ओह हाँ, भूल गया था। अच्छा, फिर तो एक ही तरीका है। स्टीयरिंग पर उंगलियां टपटपाते हुए कहा था। दारा ने सवालिया देखने पर इक्तफा किया था। उसे घुमाने के लिए ले जा किसी ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ मोहब्बत के रंग बिखरे हुए हों। कोई बहुत ही हसीन जगह, वहाँ जहाँ बिन कहे ही सब मोहब्बत को महसूस कर लेते हैं। मतलब हनीमून। अनिल ने भवे नचाते हुए मशवरा दिया था। दरान ने घूर कर उसे देखा। ये तरीका काम करेगा? दरान की बात पर अनिल ने एक सेकंड तौक़ुफ़ लिया, फिर तासुफ से लब भींचे गोया हुआ। भाई मेरे, आपने अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है ना? ये कोई आपका खुफिया मिशन है जिसमें तरीके के काम करने के बारे में पूछा जा रहा है? मुझे वो किसी मिशन से भी मुश्किल लगता है। सिगरेट का कश लगाते हुए आंखों को चुंदी किए कहा था। शफाफ सड़क से मुख्तलिफ गाड़ियाँ उनकी गाड़ी को पीछा छोड़ते हुए गुजर रही थीं। हाँ, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। मुझे भी उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ था। मुख्तलिफ और समझदार, लेकिन मोहब्बत में सब एक जैसे हो जाते हैं जनाब। अनिल ने उसकी बात की तायद की, लेकिन साथ ही गहरी सांस लेते हुए मोहब्बत के अलामात से आगाह किया था। कैसे? दरान ने सिगरेट को बुझाने के लिए गाड़ी की एशट्रे में मसल कर भवें उठाते हुए सवालिया निगाहें उस पर दौड़ाई थी। मोहब्बत वैसे तो एक जज्बा है, लेकिन कुछ सियाने इसे एक बीमारी कह गए हैं और बीमारी के असरात हर बीमार पर अलग एक जैसे होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अब बीमार हूँ? शदीद वाला। अनिल ने लब पीछे सर इस बात में हिलाया। दरान के चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी को दिलचस्पी से देखा था और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई थी। तुम्हें वैसे इन सब बातों के बारे में इतना कैसे पता है? क्योंकि मैंने आम लड़कों की तरह लड़कपन से जवानी तक ये सफ़र तय किया है, तुम्हारी तरह अब नॉर्मल तरीके से नहीं। अनिल ने स्टीयरिंग को घुमाते हुए गाड़ी को फिर से सड़क पर उतारते हुए उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया था। इसका मतलब है तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। क्या छुपाया है? अपनी आशिकी के किस्से? चेहरा फेर कर खिड़की की तरफ देखते हुए मसनूई खफगी से कहा था और फिर अनिल की तरफ देखा था। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा किस्सा इनको सुनाए जाते हैं जो इस तरह के किस्से सुनने में दिलचस्पी रखते हो। अब है दिलचस्पी? सुना? बला की संजीदगी चेहरे पर सजाए कहा तो अनिल बेसाख्ता ही हंस दिया था। नाकाम आशिकी का किस्सा है, सुनकर क्या करोगे? अपनी आशिकी को नाकाम होने से बचाऊंगा। मुहब्बम सी मुस्कुराहट के साथ फौरन जवाब दिया था। वाह वाह, मतलब कि इसमें भी माहिर होना चाहते हो। ज़्यादा बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, किस्सा सुना? हाँ तो सुनो। जब तुम लाहौर गए थे, पीछे से एक क्लास फेलो के साथ चला तो था। क्या चला था? एक आईब्रो उठाए हुए शाह की निगाहें डाली थी। अनिल ने उसे शक की तासुरात को देखकर दांत पीसे थे। ये अपने नॉन प्रोफेशनल सवाल ज़रा बंद ही रखना बीच में। सच्ची मोहब्बत का मोहब्बत का बहुत दुखी किस्सा है। जहाँ समझ नहीं आएगी पूछूंगा तो? ओके, नहीं पूछता। अनिल ने घूरने पर फौरन ही रजामंदी जाहिर की थी। अनिल अब गाड़ी की रफ्तार मुतवाज़न लगे हुए था। हाँ तो वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में BS कर रही थी, हमारी कम्युनिटी की थी, अच्छी लगती थी मुझे। अच्छी तो तुम्हें सारी लड़कियां ही लगती हैं हमेशा से। अब इतनी भी मेरी किरदार कशी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्पेशल फीलिंग्स आती थी मुझे, जैसे तुम्हें अब ज्वेरिया के लिए। ओह अच्छा। दरान ने सर असबात में हिलाया और फिर संजीदगी से अगला सवाल पूछा था। वो फिर भरपूर दिलचस्पी जाहिर कर रहा था क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल ही अलग और नया था। हर जज्बे, हर एहसास जिससे वो आज से पहले बिल्कुल ना आशना था। कैसी फीलिंग थी वो?
वो मुझे हमेशा भीड़ में सब लड़कियों में नुमाया लगती थी। कभी गलती से भी पास से गुजर जाती तो दिल के पंप करने की रफ्तार बढ़ जाती थी। मैं उससे बात नहीं कर पाता था, बस चुप चुप कर उसे देखता था। कोई गाना सुनता तो वो ख्याल में खुद ही आ जाती थी। अनिल ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया था। दरान ने एक सेकंड के लिए उसे खामोश देखा और फिर तजस्सुस लहजे से पूछा था, फिर बस मैं फीलिंग्स को महसूस करता रह गया और उसकी बीएस के दौरान ही शादी हो गई। लो जी अच्छी एंडिंग थी। फिर अगला इश्क कब हुआ? अगला हो ही जाता अगर तुम लाहौर से वापस ना आते तो। अनिल ने अफसोस पर दरान का खफीफ सा कहकहा गाड़ी की बढ़ती रफ्तार में गूंजा था। वो भी दरान के कहकहे में अब उसका साथ दे रहा था। दरान का ये बदला रूप और ज़िंदगी जीने के तरफ उठाया पहला कदम उसे अंदर से सरशार कर रहा था। जुएरिया सच कह रही थी। दरान को वो हंसाता तो था, लेकिन वो हंसी कभी ऐसी नहीं जैसी नहीं थी। ऐसी हंसी जिसमें खुशी की खनक वाज़ा हो। बेवरली हिल्स में फैलती शाम के साए गहरे हुए कर्ब रात में तब्दील हो रहे थे। दारांग विला में नीली बोकाटी सर्द सुस्त रवि से सफ़ेद रोश वाले ड्राइववे से आगे पोर्च की तरफ बढ़ रही थी। अनिल ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, जबकि वो बशाशत से मुस्कुराता हुआ उसके साथ विराजमान था। दिल से कितने ही बोझ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने का एहसास था। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत इतना हसीन जज्बा है कि इसमें आसपास की दुनिया ही रंगीन लगने लगती है। इंसान भी अजीब मखलूक है, अपने अंदर के मौसम के हिसाब से ही बाहर के मौसम को रंग देने लगता है। कल तक हर डूबता हुआ सूरज उसके अंदर पन्हा तकलीफ़ों और तन्हाइयों को बढ़ा देता था। हॉल में इस वक्त सबरीना अकेली मौजूद थी। पूरी दीवार में नस्ब एलईडी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही थी और वो उनके कदम रखने से पहले तक बड़े अहमक से उसे देखने में महू थी। दारान वो बेनियाजी से अनिल के हमराह पास से गुजर रहा था। जब सबरीना के पुकार पर रुका, अनिल ने सरासमी से उसके एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा था। सबरीना टीवी बंद करते हुए सोफे पर से उठी थी। दारान रुक कर अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह था। अनिल ने संजीदगी से कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो मुझे थैंक यू करना था। रिसेप्शन पार्टी बहुत ही शानदार थी। सफ़ेद टी शर्ट और तंग जीन्स में मलबूस वो हुस्न का मलकूती शाहकार लग रही थी। सबरीना सुनहरी सीधे बाल किसी आबशार की तरह कंधों पर गिरे हुए थे। थैंक यू किस बात का? ये सब तुम्हारा अजाज में था। रूम पसंद है? अगर कोई और चाहिए तो बता देना। सब ठीक है, बैठकर बात करते हैं। बहुत बिजी रहे हो, क्या बात करनी है? कराची में हमारी आखिरी मुलाकात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। वो जुमला मुकम्मल करते ही सर झुका गई थी। दरान ने चंद सेकंड के लिए उस पर से नजरें जमाई, फिर सोफे की पुष्ट से छोड़कर आगे हुआ था। देखो सभी, मैं 7 साल पहले ही तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। तुम अपने से हर गिल्ट निकाल दो। सबरीना ने सर ऊपर उठाया था और पुरसुकून अंदाज में उस पर निगाहें जमाए हुए कह रहा था, वो दरान मलिक, वाह कितनी दीदा दिलेरी से कह दिया। मैंने तुम्हें माफ़ किया। बामुश्किल इस्तज़ाई मुस्कुराहट को मसनूई तिलफरीब मुस्कुराहट में तब्दील किया। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम अनिल के घर में भी मैंने जो कुछ भी कहा, मैं उस सब पर इट्स ओके, मैंने भुला दिया था सब। तुम ना समझ थी, इसीलिए जो दिल में आया कह गई। अलबत्ता तुम मुझे माफ़ कर दो। शायद अनजाने में ही सही मैं तुम्हारा दिल दुखा गया। सबरीना ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा था। दिल दुखाया, कितना आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। रूह तक चलनी हुई थी मेरी। वो खामोश थी, लेकिन अब दारान बोल रहा था। मैं इस वक्त मोहब्बत के जज्बे से के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए तुम्हें किस तरह इनकार करना है, कैसे समझाना है, ये सब ठीक से नहीं कर पाया। जुएरिया बहुत खुशकिस्मत है। वो नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ। बुरहान कहाँ है? वो आज जल्दी ही शूटिंग के लिए निकल गए थे। तुम लोगों का हनीमून भी अरेंज किया है मैंने। ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। ओह, इस सब की क्या ज़रूरत है? आप बुरहान से बात कर लेना पहले इनके शूटिंग शेड्यूल को देखकर। हाँ, उससे भी कर लूँगा, लेकिन ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं। अच्छा चलो तुम देखो टीवी, फिर बात होती है। सराअत से वो अपनी जगह से उठा, लेकिन सोफे पर बैठी सबरीना बुरहान के लिए उसकी अजली बेअतनाई पर पहलू बदल कर रह गई थी। वो अब धुआं चेहरे से दरान की पुश्त को घूर रही थी, जो पता नहीं किस खुशी में झूमता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था।
कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। दिल ने उसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान लिया था। वो बज़ाहिर तो इस वक्त किताब पढ़ने में मगन थी, लेकिन अजीब बेकली थी। किताब का हर लफ्ज़ उड़ने लगा था, उड़कर हवा में घुल जाता था और फिर रात को वही पल जहन में घूमने लगते थे जब दरान उसके सामने बैठा मोहब्बत का इजहार कर रहा था। हर सांस के साथ उस पल को याद करते करते अब दिन से रात हो गई थी। हस्बे मामूल कमरे में दाखिल होते ही दरान की पहली निगाह सामने बेड की तरफ उठी, जहां वो मामूल के मुताबिक किताब के वरक गिरदानी में मसरूफ़ थी। दरान ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली थी और कदम रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। वापस निकला तो वो इसी तरह बैठी थी। वो किताब गोद में रखे सर झुकाए हुए थी। हल्का नारंगी स्कार्फ घूमकर गले की जीनत बनाया हुआ था। बालों को ढीली पोनी और गाल पर जूती लट्टे इस दिल फरेब बना रही थी। दरान ने उस पर निगाहें टिकाए चंद कदम का फासला तय किया और अगले ही लम्हे वो उसके सर पर खड़ा था। ये देखो लिस्ट। किस लिए? घूमने चलते हैं, जहाँ तुम चाहोगी वहाँ जगह पसंद कर लो। वो किस लिए? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। फौरन ही जवाब आया था, मुझे नहीं जाना। आहिस्ते से इनकार करने के बाद फिर से किताब खोली थी। दारान ने हैरत से आंखें फैलाई, फिर बेइख्तियार उसके बिल्कुल सामने बैठकर उसके हाथ से किताब छीन ली। क्यों? कल रात मैंने तुमसे वक्त मांगा था और तुमने दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस वक्त में मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करवाएं। मोहब्बत का यकीन दिलाना है या हमेशा की तरह धौंस जमानी है? संजीदगी से मगर धीमे लहजे में कहकर दरान के हाथ से किताब लेनी चाहिए थी, जिसे एक झटके से वो फिर से अपने पीछे खींच चुका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अपनी इस एक तरफा मोहब्बत के खोल से बाहर ही नहीं आना चाहती? आपको ये क्यों लगता है कि आप इस दुनियावी चमक धमक का सहारा लेकर मुझे अपनी मोहब्बत का सच्चा होने का यकीन दिलाएंगे? मुझे नहीं लगा था ये तो। अनिल का नाम लेने से पहले ही खुद को रोका और फिर उसकी खुली आंखों में झांकते हुए उसके किताब के लिए बढ़े हाथ को थाम लिया। ठीक है, तुम खुद बताओ कि तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मुझे वो चाहिए जो आपके दिल में मोहब्बत डालने का जवाज़ बना। क्या समझा नहीं मैं। क्या चाहिए? उफ उफ, ये मासूमियत। दिल को हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करने देने को तैयार था, मगर वो जो सोच चुकी थी करना वही था। मुझे कुरान सीखना है उससे, और अब की बार ये ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ आप पूरे दिल से मुझे पढ़ाएं। दरान के हाथ पर से गिरफ्त ख़त्म हुई थी। वो पुरज़म लहजे में अपना फ़ैसला सुनाने के बाद अब दरान के चेहरे को खोज रही थी, जहाँ रंग बदलना साफ वाज़ह था। बोले देंगे मुझे दुनिया का सबसे प्यारा और अनोखा तोहफा? अपने खूबसूरत अंदाज बयान में अल्लाह की किताब पढ़ाएंगे मुझे? वो सवाल पर सवाल कर रही थी। दरान बस यकटक उसे देख रहा था। एक तरफ वो थी जो उसे अब अपने जीने की वजह लगती थी, और दूसरी तरफ वो अमल था जिससे गफलत बरतते उसे बरसों हो चले थे। वो चाहती है मैं उसे दिल से पढ़ाऊं, लेकिन मैं वो दिल कहाँ से लाऊं? वो एकदम से अपनी जगह से उठा और कदम कमरे की बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। जुएरिया ने बुझते दिल से उसकी तरफ देखा। लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी थी। दरान, मुझे आपकी ये खोल में लिपटी शख्सियत नहीं चाहिए। अगर मेरी मोहब्बत इस पत्थर जिस्म को चीरती हुई आपके दिल में एहसास पैदा कर सकती है तो मेरा अल्लाह तो हर मुसलमान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। गाफिल हम होते हैं, वो हमसे नहीं। हम शिकवे और ख़ुद को सोचों के हावी करते हुए भी कसूरवार उसे ही ठहरा देते हैं और उससे खफा हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी हर गफलत, हर गुनाह, हर भूल की तौबा और माफ़ी के इंतज़ार में होता है। वो रहीम है जो शैतान के हर बहकावे पर उससे गफलत बरतने वाले को उसकी तौबा पर फिर से गले लगा लेता है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे, उस माँ से 70 गुना ज़्यादा जो अपने बेटे की हर गफलत और ज़्यादती को भुलाकर उसे गले लगा लेती है। उस पर यह सब बीत चुकी थी। ज़िंदगी की ठोकरों ने उसे भी अल्लाह से शिकवा करने पर मजबूर किया था, लेकिन वो गलत थी और अब दारान को भी उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। और अब तो वो कमज़ोर भी नहीं थी। दारान के दिल में मोहब्बत की फूटती को पल इसकी ताकत थी। दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर गहरी हो रही थी। ये मदम सी वो प्रोजेक्टर की रोशनी में डूबा हुआ हॉल था, जिसमें इस वक्त स्टेज पर एक तरफ लगे मेज़ पर 5 नफूस एक कतार में लगे नशस्तों पर विराजमान थे और उनके सामने शीशे का शफाफ मेज़ पर पानी की बोतलें और गिलास पड़े थे। स्टेज के बिल्कुल सामने मखसूस फासलों पर 16 नशस्तें पर तरतीब से रखी हुई थीं और हर कुर्सी के आगे एक छोटा मेज़ था। हर नशस्त पर चौड़े कंधे और मजबूत जिस्म के हामिल 21-22 साल के 16 जवान का क्लीन शेव, सपाट चेहरा, तने सीने और गर्दनें लिए
रोबोट की मान बैठे थे। स्टेज पर बैठे नफूस उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सियाह कोट पैंट में मलबूस वो 40 साल के लगभग उम्र के और ऊपर से पुरसुकून आहिस्ता आवाज़ में एक साथ बातचीत में मसरूफ़ थे। अचानक ही हॉल का दाखिली दरवाज़ा खुला था। एकदम से कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई और हॉल में मौजूद तमाम नफूस तीर की तरह अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे। स्टेज की तरफ बढ़ते 2 कदम पर पुरवकार अंदाज में अब स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। स्टेज पर चढ़ने के बाद वो नफूस अब माइक में संभाल चुका था। माइक के सामने खड़े शख्स की शख्सियत किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं थी। इस उम्र में भी मजबूत जिस्म और रूबदार शख्सियत के मालिक इब्राहिम खान आफरीदी गर्दन को उठाए एक उचटती निगाह हॉल पर डाल रहे थे, जहां स्टेज के बिल्कुल सामने ही चंद फासलों पर रखी गई निशस्तों पर विराजमान सब लड़के उनके दाखिल होते ही सीना तान कर खड़े हो चुके थे। इब्राहिम खान आफरीदी की पुष्ट पर चलती प्रोजेक्टर स्क्रीन पर बड़े सियाह हुर्फों में लिखे लफ्ज़ जगमगा रहे थे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एजेंसी। और इन हुर्फों के सामने खड़ा शख्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मिनिस्टर इब्राहिम खान आफरीदी था। उसके शेर जैसी निगाह सामने खड़े 16 लड़कों पर जमी हुई थी। वेलकम टू ANF सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन एब्रोड सेंटर। खुश आमदीद ANF चीफ खुफिया तहकीकात गैर मुल्की सेंटर में। रूबदार आवाज़ माइक में से होकर हॉल में गूंजी थी। स्टेज पर मौजूद 5 नफूस में से मेजर जनरल आतिफ मलिक ने निगाहें उठाई और फिर हाथ को हवा में ही उठाए हल्की सी जनबिश दी थी। इशारा बैठने का था। गालिबन तमाम लड़के इशारा मिलते ही हुक्म तामील के तौर पर निशस्तों पर बैठ गए थे। आप सबको ये तो पता चल ही गया है कि आप वो 16 जवान हैं जिनको टेस्ट के ज़रिए मुंतखब किया गया है। सिविलियन इब्राहिम खान आफरीदी के बारोब आवाज़ की खामोशी को चीरती हुई सब के कानों में पड़ रही थी। आज यहाँ से पूरे 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमने 30 नौजवानों में से आप 16 लोगों को एक ख़ास पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। सब लड़कों को तनी गर्दनों में और आंखों की पुतलियों में हल्की सी जनबिश हुई थी। आप 16 नौजवान एजेंसी के खुफिया स्लीपर सेल पोस्ट के लिए मुंतखब किए गए हैं। ये हमारी खुफिया एजेंसी की सबसे हसास पोस्ट है जो एक तवील और थका देने वाले अरसे पर मुश्तमिल होती है। इब्राहिम खान की आखिरी बात पर 16 लड़कों में से 15 लड़कों की आंख में हल्का सा मुहत्तरपन झलका था। ये अरसा सालों पर मुश्तमिल हो सकता है जिसमें हम आपकी इस ज़ाती ज़िंदगी में कहीं भी मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन आप पर कड़ी नज़र होगी। आप दुनिया की नज़र में एक आम शहरी होंगे, लेकिन आपकी भर्ती हम कुछ ख़ास पुश्तो पेशों में अपने खुफिया ज़रिए से करवाएंगे। आप हमारे लिए इस वक्त तक करामत हैं जब तक आपकी असल पहचान सबसे छुपी हुई है। इज़ इट राइट? यस सर। एक साथ फिज़ा को चीरती हुई जवानों की आवाज़ें गूंजी थीं। आप सबके सामने मेज़ पर मौजूद फाइल्स हैं। इन सब में सबके मुल्कों के और उनके मुंसलिक होने वाले पेशों और इदारों के नाम हैं। इब्राहिम खान ने हाथ के इशारे से उन सबके आगे लगी मेज़ों की तरफ किया जहां एक खाली खाकी फाइल मौजूद थी। ओपन इट। सब ने एक साथ ही हाथ बढ़ाकर फाइल को खोला था और निगाहें सामने लिखे लफ्ज़ों पर दौड़ाई थी। सफ़ेद रंग का कागज़ टाइप शुदा अल्फाज में लिखा मलिक का नाम मुल्क का नाम उसके वजूद को पल भर में साबित कर गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिया टाइप शुदा अल्फाज में लिखा मलिक का नाम वो बार बार पढ़ रहा था। मुल्क का नाम वो बार बार पढ़ रहा था। शीशे की मेज़ पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलती फुटेज का मंजर कुछ यूं था कि दौरान सिया हुड ज़ेबतन किए हुए बेकरी में दाखिल हो रहा था। हुडी की बड़ी टोपी और सिया चश्मे में वो अपने चेहरे को इस हद तक छुपाए हुए था कि उसकी पहचान बेहद मुश्किल थी। अनिल मेज़ के बिल्कुल सामने हाथ में कॉफ़ी का मग थामे हुए सोफे पर विराजमान बड़े ही मज़े से टांग पर टांग चढ़ाए हुए बैठा हुआ था। ये जेसिका के अपार्टमेंट का लाउंज था जहां इस वक्त जेसिका ने उसे जासूसी की शुरुआत के लिए बुलाया था। आज छुट्टी का दिन था और वो सुबह 10 बजे से ही उसके घर में मौजूद था। वो उसे लैपटॉप पर दौरान के कुछ कट शुदा फुटेज देखने के लिए देकर गई थी। ये फुटेज बेकरी के दरवाजे और कुछ गैलरी के थे। किसी भी फुटेज में दरान का चेहरा वाज़ा नहीं था। अनिल बड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में बैठा था क्योंकि जेसिका के पास दरान की खोज के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था।
वो यूं ही कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मुख्तलिफ फुटेज के बारे में देख रहा था जब अचानक ही करीब से जेसिका की आवाज़ सुनाई दी थी। ये पैकेट है जो मुझे उसकी तरफ से पिछले महीने मिला है, इसको मैंने खोला ही नहीं था। जेसिका ने एक पैक शुदा लिफाफा अनिल के सामने मेज़ पर रखकर और ख़ुद करीब के सोफे पर विराजमान हुई थी। अनिल ने चौंक कर लैपटॉप स्क्रीन से निगाहें हटाई थी और पैकेट की तरफ देखा था। ये वही पैकेट था जो पिछले महीने वो और दरान बेकरी में इस तक पहुंचा कर आए थे। वो ना सिर्फ कमरे से वो लिफाफा लेकर वापस आई थी, बल्कि उसकी तैयारी से लग रहा था कि वो कहीं बाहर जाने का इरादा रखती है। सियाह घुटनों तक आती हुई इस स्कर्ट और सफ़ेद टॉप पहने, सलीके से बालों को कंधों पर डाले हुए हमेशा की तरह दिलकश लग रही थी। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? तुम करोगे ना? मतलब ये कि इससे मुझे उसके फिंगरप्रिंट मिलेंगे। हंस क्यों रहे हो मोहतरमा? पिछले महीने की सीसीटीवी फुटेज देखो। तुम्हारे काउंटर पर कोई कस्टमर पैकेट रखकर जा रहा है, वो नहीं। अनिल ने हाथ का इशारा सामने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ करते हुए पूरा एतमाद लहजे में जवाब दिया था। हाँ, तो ये तो मुझे जेसिका ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। तो फिर इस पैकेट पर तो इस कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स होंगे, ना कि उसके। फिंगरप्रिंट्स निकलवा कर क्या करेंगे? मैं पैकेट पर नहीं, पैसों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की बात कर रही हूँ। मैंने ये पैकेट अभी तक खोला ही नहीं है। पैकेट में पैसे तो उसने ही डाले होंगे ना? ओह हाँ हाँ, ठीक कह रही हो, पैसे पर तो होंगे ही, उसके फिकर पर फिंगरप्रिंट्स। ग्रेट आइडिया। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसकी तारीफ की थी। बच्चू घोंचू नहीं है, बड़ी चालाक है। निगाहें झुकाए हुए सोचा और फिर मुस्कुराहट को गहरा किए सर ऊपर उठाया था। वैसे तुम्हें किस बेकरी में नहीं, किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए था। मतलब क्या जहन है तुम्हारा? वाओ। नहीं, मुझे किसी खुफिया एजेंसी में नहीं काम करना, बस उस शख्स की खोज करनी है हर हाल में। और जैसे तुमने उस दिन झटपट ड्रिंक की रिपोर्ट निकलवाई थी, उम्मीद करती हूँ कि आज इसमें भी हेल्प करोगे। वो पुरातमाद लहजे में कहती हुई अब उसकी तरफ ताइदी निगाहें जमाए हुई थी। क्यों नहीं, बेफिक्र हो जाओ। मतलब अगर मसनूई मुस्कुराहट की आउट में बेचैनी को छुपाया था। अब क्या करना है? मतलब अगर अपने नहीं तो फिर भी किसी की तो फिंगरप्रिंट्स देने ही होंगे ना। टाई की नोट को ढीला करते हुए सोचा था। सांस अटक रही थी। आखिर को दरान उसे सच्चाई बता क्यों नहीं देता? हाँ, तो फिर चले? कहाँ? ये देने और कहाँ? एक मिनट, क्या तुम साथ चलोगी? बिल्कुल साथ चलूँगी। ओह अच्छा। मतलब ये साथ जाएगी और फिर फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं। आई गड़बड़ाकर जेसिका की तरफ देखा था और बैग कंधे पर लटकाए उसे उठने का इशारा कर रही थी। मुझे देर करनी चाहिए ताकि नतीजा आज ना मिल सके। गाड़ी की चाबी उठाकर वो सोच चुका था क्या करना है। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को नॉवेल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।